आज का प्रैक्टिस सेट। तो ये आरसी एकेडमी की ओर से ये 24वां प्रैक्टिस सेट है जो उत्तराखंड पुलिस पटवारी, फॉरेस्ट गार्ड, बीडीओ समूह ग और यूके ट्रिपल एससी के सभी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो नए सिलेबस पर आधारित है जो 2025-26 के लिए जो है नया सिलेबस आया है यूके ट्रिपल एससी का। तो चलो ये 24वां प्रैक्टिस सेट शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 है, इनमें से कौन सा कथन निश्चित रूप से सत्य है। तो इनमें से कौन सा कथन निश्चित रूप से सत्य कहा गया है कि भोलानाथ तिवारी ने निमाड़ी बोली को दक्षिणी राजस्थानी की एक बोली बताया है। तो ये जो है भोलानाथ तिवारी ने नहीं बताया, बल्कि हम जो है याद रखना आप लोग कि ये पॉइंट जो है जॉर्ज ग्रियर्सन के लिए होगा। जॉर्ज ग्रियर्सन, जो जॉर्ज ग्रियर्सन है, इन्होंने जो है क्या किया था कि जो क्या कहते हैं निमाड़ी बोली है, निमाड़ी बोली को दक्षिणी राजस्थानी की एक बोली बताया था। किसने? जॉर्ज ग्रियर्सन ने। तो इसके हिसाब से तो आर आपका गलत हो गया। दूसरा, जॉर्ज ग्रियर्सन ने निमाड़ी बोली को पश्चिमी हिंदी की बोली बताया है। तो जो जॉर्ज ग्रियर्सन है इन्होंने तो निमाड़ी को दक्षिणी राजस्थानी की बोली बताया है, जबकि इसे जो है आपके ये भोलानाथ तिवारी जो है ना, क्या होना चाहिए था यहाँ पे? भोलानाथ तिवारी। भोलानाथ तिवारी ने क्या कहा कि निमाड़ी बोली को क्या बताया है? पश्चिमी हिंदी की एक बोली बताया है। तो इसका मतलब ये भी क्या हो गया? गलत हो गया। तीसरा पॉइंट है, भोजपुरी पूर्वी बिहारी के अंतर्गत आने वाली हिंदी की एक प्रमुख बोली है जिसका विकास मागधी अपभ्रंश से हुआ है। देखो भाई, जो भोजपुरी है उसका विकास मागधी अपभ्रंश से हुआ है, ये भी सही है ना। जो ये क्या कहते हैं भोजपुरी है, हिंदी की एक प्रमुख बोली है, बल्कि अगर मैं बताऊं तो भारत में बोलने वालों की दृष्टि से हिंदी की सबसे बड़ी बोली है कौन सी? भोजपुरी। ठीक है, लेकिन ये वाला पॉइंट गलत बोल दिया कि जो भोजपुरी है वो पूर्वी बिहारी के अंतर्गत नहीं आती। आपको ध्यान देना, जैसे हमारी क्या है हिंदी की एक उप भाषा है जिसको हम क्या बोलते हैं? बिहारी हिंदी बोलते हैं, है ना। तो बिहारी हिंदी को भी 2 वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है। एक है आपकी पूर्वी बिहारी, क्या होती है? पूर्वी बिहारी। और दूसरी है कौन सी? पश्चिमी। दूसरी है पश्चिमी बिहारी। तो आपको ध्यान देना कि बिहारी की 3 बोलियां आती है, तो 2 बोलियां तो आपकी पूर्वी बिहारी में आएगी, एक आएगी आपकी मैथिली, और दूसरी आएगी आपकी कौन सी? मगही। और जबकि पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी आएगी? पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आएगी आपकी कौन सी? भोजपुरी। जो भोजपुरी है वो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। पश्चिमी हिंदी का जो एरिया है, जो आपका यूपी से लगा हुआ एरिया है, वो आपका पश्चिमी बिहारी में आता है। तो पश्चिमी बिहारी में आएगी भोजपुरी। और यहाँ पे लिखा कि भोजपुरी पूर्वी बिहारी के अंतर्गत आती है ना, तो ये गलत हो जाएगा। पूर्वी बिहारी के अंतर्गत आपकी मैथिली और मगही आएगी। तो तीसरा भी गलत है। तो तीनों के तीनों गलत है, पहला, दूसरा, तीसरा तीनों गलत बोल रहा है यहाँ पे। तो डी इसका आंसर हो जाएगा। चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। देखो भाई, सुमेलित करना है कि हुड की बॉल, है ना। हुड की बॉल मतलब क्या है? एक तो आपको ध्यान रखना है, तो देखो भाई क्या है हुड की बॉल। तो हुड की बॉल क्या है? इनमें से तो ये एक क्या है? कृषि गीत है भाई। याद रखना आपको कि हुड की बॉल क्या है? एक कृषि गीत है। अगर बात करें बिटमणि गीत जो है किस टाइप का गीत है? तो ये एक विवाह के समय गाए जाने वाला गीत है, तो विवाह गीत हो जाएगा बिटमणि गीत, है ना। और न्योली गीत की बात करें तो जो न्योली गीत है ये बिरहा, मतलब एक बिरहा का मतलब क्या होता है? बिछड़ना होता है ना। बिछड़ने वाला गीत है। तो जब कोई बिछड़े हुए होता है तो उसके याद में गाए जाने वाला गीत है न्योली गीत। तो आपका ये बिरहा गीत हो जाएगा। जबकि झोड़ा गीत क्या होता है? आपका नृत्य गीत होगा, शायद आपको पता ही होगा। तो क्या हो जाएगा? पहले का तीसरा हो गया और दूसरे का आपका क्या हो गया? दूसरे का हो गया चौथा, ये वाला हो जाएगा आपका ए वाला, जो इसका सही आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें निम्नलिखित में से आयुष्मान शब्द का शुद्ध पर्यायवाची युग्म चयनित कीजिए, है ना। तो आयुष्मान का शुद्ध पर्यायवाची, आयुष्मान का देखना, देखो आयुष्मान के लिए जो शतायु, बलिष्ठ, प्रसिद्ध नहीं बोलते, दीर्घायु बोलते हैं आयुष्मान को, कायर और बलिष्ठ तो नहीं बोलते हैं। सारे के सारे मैच होने चाहिए। तो आयुष्मान को चिरंजीव बोलते हैं, प्रसिद्ध और कायर तो नहीं बोलते। आयुष्मान को चिरायु बोलते हैं, दीर्घायु भी बोलते हैं, चिरंजीव भी बोलते हैं। तो ये डी इसका सही आंसर हो जाएगा, है ना। तो आयुष्मान के जो पर्यायवाची है वो कौन कौन से? इनमें से चिरायु, दीर्घायु और चिरंजीव। तो डी इसका आंसर हो जाएगा। तो ये पूरा के पूरा समूह आना चाहिए था, तो डी आंसर हो जाएगा भाई। अगला क्वेश्चन देखिए जरा, चौथे क्वेश्चन में क्या कह रहा है? सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। देखो कंठ है, तो कंठे वो होते हैं ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में हमें जो है गले का प्रयोग होता है, उसको कंठे कहते हैं। जैसे आपको देखो क, ख, ग, घ, ग, तो ये कंठे में होता है। इनका उच्चारण करते समय जो गले में क्या पड़ता है? जोर पड़ता है। तालव्य होता है ऐसे व्यंजन जिनका उच्चारण में हमारी जीभ जो तालु को स्पर्श करती है। तालु क्या होता है? मुंह का ऊपर वाला हिस्सा करता है। जिनका उच्चारण में मुंह के ऊपर वाले हिस्से में हमारी जीभ जाती है उसको जो है तालु कहते हैं, तालव्य कहते हैं। जैसे तालव्य में देखो तो आपका कौन कौन सा आएंगे?
च छ ज झ, तो च छ ज झ में हमारी जीभ जो ऊपर तालु की तरफ को जाती है तो आपका क्या हो जाएगा, तालव्य कौन से हो जाएंगे, ये चौथा वाला जो आपका तालव्य हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे देखो मूर्धन्य, मूर्धन्य का मतलब होता है जिनके उच्चारण में हमारी जीभ जो मुड़ती है, मूर्धन्य का मतलब होता है मुड़ना, तो उन्हें मूर्धन्य वर्ण कहते हैं। तो आपका देखो मूर्धन्य कौन से होते हैं, जैसे ट ठ ड ढ अणों में जो हमारी जीभ जो मुड़ती है तो इन्हें मूर्धन्य कहते हैं। तो मूर्धन्य आपका ये वाले हो जाएंगे ट ठ ड ढ अण। और दंत्य की बात करेंगे तो जिनका उच्चारण करते समय जो है हमारे जीभ जो दांतों की तरफ को आती है, दांत आपस में स्पर्श करते हैं, वो दंत्य होते हैं। देखो आप लोग देखो त थ द ध न, तो हमारी जीभ जो दांतों की तरफ को आती है इसलिए इन्हें दंत्य बोलेंगे। तो ये आपका हो जाएगा। तो पहले का पहला है, दूसरे का चौथा, पहले का पहला, दूसरे का चौथा, और तीसरे का आपका कौन सा हो जाएगा, पहले का पहला, दूसरे का चौथा, तीसरे का आपका दूसरा हो गया, और ये हो गया आपका चौथे का हो गया आपका तीसरा। तो आपका डी जो है आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास, जौनसारी भाषा में बैल को क्या कहा जाता है। जो बैल होता है मतलब जो हल लगाता है, जैसे गाय और बैल वाले बैल जो है, तो बैल को क्या कहा जाता है जौनसारी भाषा में, बल्द नहीं कहते, बल्द जो है रोई जौनपुरी भाषा में बैल को बल्द कहते हैं। बैल तो वैसे भी नहीं बोलते, अशुद्ध है, बोध बोलते हैं। जौनसारी भाषा में बैल को क्या बोलता है, बोध बोलता है। तो सी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो जरा, जौनसार में स्थानीय यहाँ पे देखो थोड़ा सा जो ये आगे पीछे हो गया भाई, सब दिल गया है। वो कह रहा है कि जौनसारी भाषा में जो है क्या है कि जो ज्योतिष है, जौनसारी भाषा में जो ज्योतिष है या जौनसार की जो स्थानीय भाषा है उसमें जो ज्योतिष को क्या कहा जाता है। तो ये कह रहा है ज्योतिष से संबंधित जो पुस्तक होती है उस पुस्तक को जौनसार की स्थानीय लैंग्वेज में क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं सांचो या बगोई, सांचो या बगोई कहते हैं। तो इसको भी ध्यान रखना आप लोग। तो इसका आंसर भी ये क्या कहता है आपका ग्रुप सी के पेपर में अभी 1 साल पहले ही आ चुका है, ठीक है ना, सांचो या बगोई का 1 साल पहले भी नहीं बल्कि 6 महीने पहले आ चुका है। शायद सांचो या बगोई में से कोई एक ऑप्शन दिया था या दोनों दिए थे। तो आपको याद रखना, सांचो भी पूछ सकता है, बगोई भी पूछ सकता है, ठीक है, तो याद रखना, बहुत महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी, इस वाक्यांश में किस प्रकार का अलंकार है। देखो भाई क्या बोल रहा है यहाँ पे कि हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी। वो कह रहा है कि जैसे राम भगवान है तो जब सीता का अपहरण किया जाता है रावण के द्वारा, तो उस समय का संवाद है। तो उस समय राम भगवान जो सीता को ढूंढते ढूंढते पशु पक्षियों से पूछते, एक खग एक मृग है ना, पशु पक्षियों को पूछते हैं कि क्या तुमने जो सीता को देखा जो मृग नैनी, मतलब जिसका आंखें जो मृग के समान है, मृग के मतलब सबसे सुंदर आंखें होते हैं, तो मृग नैनी के समान है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जहाँ पे जो अमानव चीजें होते हैं उनमें जब मानवीय गुणों को दर्शाया जाता है तो वहाँ पे मानवीयकरण अलंकार होता है। देखो खग है, आपके मृग है, मतलब आपके जो पशु पक्षी है उनसे अगर हम पूछेंगे तो पशु पक्षी थोड़ा बताएंगे हमें कि कौन कहाँ है। तो ये इस तरीके से श्लोक बनाया संवाद है, तो इसलिए मानवीयकरण अलंकार है, क्योंकि अमानवीय चीजों को जो है मानवीय गुणों में दर्शाया गया। तो ए इसका आंसर हो जाएगा। कुमाऊनी भाषा में आण किसे कहते हैं, तो भाई जो मुहावरा होता है ना, मुहावरे या पहेलियां होती है ना, उनसे संबंधित क्वेश्चन दिया गया है कि मुहावरे और पहेली में ही ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं लोग। तो कुमाऊनी भाषा में आण किसको कहते हैं, तो पहेली, जो पहेलियां होती है उनको कुमाऊनी भाषा में आण कहते हैं। और इसी चीज को ध्यान रखना है कि अगर जौनसारी भाषा में पूछेगा तो जौनसारी भाषा में जो है इसी को क्या कहा जाता है, किसको, आण मतलब पहेली को क्या कहा जाता है जौनसारी भाषा में, तो जौनसारी भाषा में कहते हैं इसको भुजाण। भुजाण की बात करें, भुजाण भी कहा जाता है और भुजाऊणी, भुजाऊणी भी कहा जाता है। तो भुजाऊणी का मतलब, भुजाऊणी जो है जौनपुरी और जौनसारी भाषा में कुछ मिक्स शब्दों में, जौनसारी भाषा में भुजाण, जौनपुरी भाषा में खास करके भुजाण बोलते हैं, जौनसारी भाषा में भुजाऊणी बोलते हैं। तो इसको भी ध्यान रखना। और आण कहाँ कहते हैं, कुमाऊनी भाषा में इसको आण कहते हैं। चलो अगले क्वेश्चन देखते हैं जरा। अगला क्वेश्चन है, भतुआ भट्टा सेमी क्या है। तो भाई देखो एक प्रश्न है, जैसे आपने भतुआ बोला, भट्टा बोला, सेमी बोला, ये क्या है, तो ये सारी की सारी जो है वनस्पतियां है। आप ध्यान देना कि बहुत टाइम से, लगभग जो है 1-2 साल से जितने भी उत्तराखंड यूके ट्रिपल एससी वाले पेपर निकाल रहे हो वनस्पति से एक नया क्वेश्चन डाल ही रहे हैं, चाहे हिंदी में डाल रहे होंगे और चाहे उत्तराखंड के जीके में डाल रहे हैं। तो वनस्पतियों के बारे में, जो वनस्पतियां या जड़ी बूटियां हैं उनके बारे में आप थोड़ा सा जरूर पढ़ लेना। उत्तराखंड की वनस्पतियां और जड़ी बूटियों से एक प्रश्न हर पेपर में पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर क्या है, भतुआ भट्टा और सेमी क्या है, आपकी वनस्पतियां है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आंखन है आंसू ऊनी, घुनन है जय के ऊनी, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है। देखो इस लोकोक्ति का अर्थ, आंखन है आंसू ऊनी, मतलब जो अपने लोग होते हैं ना उनके लिए हमारे दिल से जो सच्चाई से आंसू निकलती है, उनके लिए ही क्या है, दिल से सच्चाई से दिल से आंसू निकलती है। लेकिन जो दूसरे पराये लोग होते हैं उनके लिए नहीं निकली, या पराये लोगों की, या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं कि जो पराये लोग होते हैं उनकी हमारे लिए जो है कोई हमदर्दी नहीं होती, बल्कि जो अपने लोग होते हैं वही हमारे प्रति जो हमदर्दी रख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा, आपका आत्मीय जनों की सहानुभूति होती है, दूसरों की नहीं होती है ना। तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब वाक्य लिखते समय कोई अंश छूट जाता है
है ना। जब वाक्य लिखते समय कोई अंश छूट जाता है तो उसे प्रदर्शित करने के लिए कौन सा चिन्ह प्रयुक्त होता है। देखो वो क्या कह रहा है, जैसे हम कुछ लिखते हैं ना, मैंने कहा कि सभी आ जाओ, अब मैं लिखना चाह रहा था कि सभी लोग आ जाओ, लेकिन मेरे से क्या हो गया, यहाँ पे लोग मिस हो गया। तो वो इसी को कह रहा है कि जब कोई अंश छूट जाता है तो इसको जो इस तरीके से यहाँ पे साइन लगाया जाता है और फिर यहाँ पे जैसे मैं लोग लिख दूंगा, तो इस वाले साइन को पूछ रहा हूँ कि ये कौन सा साइन होता है। तो इस साइन को कहा जाता है हंसपद साइन। क्या कहा जाता है? हंसपद साइन। तो डी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भाषा की सबसे छोटी ध्वनि इकाई। तो भाषा की सबसे छोटी ध्वनि इकाई जिसके खंड ना किया जा सके उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं वर्ण। देखो भाई, भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है, भाषा की सबसे छोटी इकाई या तो ध्वनि होती है और या फिर क्या होती है? वर्ण होती है। तो मौखिक भाषा की जो मौखिक रूप से देखा जाए तो सबसे छोटी इकाई क्या है? ध्वनि। और लिखित रूप में क्या है? वर्ण है। तो वो यही पूछना चाह रहा था कि वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई, वर्ण को हम तोड़ नहीं सकता। अगर वर्ण को तोड़ देंगे तो तोड़ने के बाद जो है उसका क्या हो जाएगा? अर्थ ही नष्ट हो जाएगा और कुछ बचेगा ही नहीं। तो ये भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है वर्ण या ध्वनि। अंतिम शब्द में कौन सा प्रत्यय होगा? अंतिम शब्द में कौन सा प्रत्यय होगा? देखो भाई, अंतिम जो बना हुआ है वो किससे बना हुआ है? अंत प्लस ईम से बना हुआ है। तो ईम इसमें क्या हो जाएगा? प्रत्यय। प्रत्यय वो शब्द आप सोचते हैं जो किसी शब्द के अंत में जुड़ते हैं, तो ईम प्रत्यय हो जाएगा इसमें। तो क्या हो जाएगा आपका? बी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में स्त्रीलिंग शब्द है। देखो नीम, आप देखो स्त्रीलिंग शब्द कैसे पहचानोगे? हमने कहा कि नीम, हमने कहा नीम का पेड़, वह नीम का पेड़ है। तो अगर हम स्त्रीलिंग होता नीम तो हम ऐसे बोलते वह नीम की पेड़ है। तो ऐसा तो नहीं बोला कि नीम की पेड़ है, वह नीम का पेड़ है। तो नीम का पेड़ है तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे इसमें क्या हो जाएगा? पुल्लिंग हो जाएगा। अरावली, है ना। तो हम देखो अरावली क्या है? एक पर्वत है। अगर इस पर सब बोलेगा अरावली की पहाड़ियां तो बात अलग है, लेकिन वो पर्वत के हिसाब से दे रहा। तो अरावली, तो अरावली क्या होता है? एक पर्वत है। तो ये हम बोलते हैं वह कौन सा पर्वत है, ऐसा तो नहीं बोलते वह कौन सी पर्वत है, वह कौन सा पर्वत है। तो पर्वत हमेशा किस में आते हैं? पुल्लिंग में आते हैं। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? पुल्लिंग हो जाएगा। अगर आप देखो दही, तो आप बोलते हो कि दही पीली है, वैसे तो ये आता है, लेकिन अर्थ की दृष्टि जो दही है वो दूध से बनती है और दूध क्या होता है? पुल्लिंग होता है। तो इसको याद रख लेना है। दही वाला बहुत पूछा जाता है कि दही, आपको लगेगा हमेशा कि दही स्त्रीलिंग है, लेकिन वास्तविक रूप से दही क्या होता है? पुल्लिंग होता है। तो इसको ध्यान रखना, ये भी पुल्लिंग है। तो इनमें से कोई भी स्त्रीलिंग नहीं है, तो डी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो जरा। अगला क्वेश्चन है, रेलगाड़ी एक संकर शब्द है या किन भिन्न भाषाओं के शब्दों से जोड़कर बना है। पहले तो आपको पता होगा कि संकर शब्द किसे कहते हैं। संकर शब्द उन्हें कहते हैं जो ऐसे शब्द होते हैं जो दो अलग अलग भाषाओं को मिलकर जो है बनाया जाता है, उसी को संकर शब्द कहते हैं। अब यहाँ पे देखो, जैसे रेलगाड़ी है तो रेलगाड़ी किससे बना हुआ है? रेल प्लस गाड़ी से बना हुआ है। अगर रेल प्लस गाड़ी की बात करें तो रेल को ऐसे भी लिखा जाता है। देखो ये रेल, रेल जो है किस भाषा का शब्द है? इंग्लिश भाषा का शब्द है, अंग्रेजी भाषा का शब्द है। और गाड़ी जो है किस भाषा का शब्द है? गाड़ी है आपका हिंदी भाषा का शब्द या देशज शब्द बोल सकते हो आप लोग। तो अंग्रेजी और हिंदी भाषा के शब्दों से मिलकर जो है बना हुआ है रेलगाड़ी। तो आपका बी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अवनी शब्द का विलोम शब्द होगा। देखो भाई, अवनी शब्द का विलोम शब्द, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि अवनी का मतलब क्या होता है, अवनी का पर्यायवाची क्या होता है। तो अवनी का मतलब होता है आपका पृथ्वी, है ना, पृथ्वी। तो मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि विलोम शब्द तो उल्टा हुआ। तो अवनी का या पृथ्वी का उल्टा क्या हो जाएगा? विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो पृथ्वी का क्या हो जाएगा? आकाश। और आकाश किसको बोल सकता हूं इनमें से? तो अंबर को बोलते हैं। तो अंबर इसका क्या हो जाएगा? आंसर। रसालत तो मतलब आम होता है, आम को रसालत बोलते हैं। पाताल क्या होता है? आपको बोलता है आकाश पाताल, है ना। और आपको भूचाल क्या, आपको पता है कि भूचाल क्या होता है? कि एकदम से जो है भूकंप जैसी स्थिति पैदा हो जानी, भूचाल। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। संख्या ऐश्वर्य शब्द में कौन सी संधि है? देखो भाई, संख्या ऐश्वर्य शब्द में कौन सी संधि है? पहले तो इसका संधि विच्छेद देखो। इसका संधि विच्छेद होगा संख्या प्लस ऐश्वर्य। संख्या प्लस ऐश्वर्य जो है इसका संधि विच्छेद होगा। तो इसमें देखो, संख्या में प्लस से पहले ख्या में आ शब्द आया है और प्लस के बाद आपका आई शब्द आया है। तो जब क्या होता है? प्लस से पहले अ या आ होता है। जब तो सजातीय वर्ण होता है, प्लस से पहले भी वही होगा, प्लस के बाद भी वही होगा। तो आपकी कौन संधि होती है? दीर्घ संधि होती है। जब प्लस से पहले जो है आपका अ या आ हो प्लस से पहले, प्लस के बाद ई से लेकर री तक का कोई भी वर्ण हो, तो वहां पे क्या हो जाती है? गुण संधि हो जाती है। जब प्लस से पहले आपका अ या आ हो और प्लस के बाद जो है ए, आई, ओ और आओ, इनमें से कोई वर्ण हो, तो आपकी कौन सी संधि हो जाएगी? यहाँ पे वृद्धि संधि हो जाएगी। तब वृद्धि संधि हो जाएगी। तो यही हो रहा, प्लस से पहले तो आ रहा और प्लस के बाद क्या आ रहा? आई आ रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे वृद्धि संधि होनी चाहिए थी, तो वृद्धि ऑप्शन में है नहीं, तो इनमें से कोई नहीं। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। द्वितीय विश्व हिंदी सम्मेलन कब और कहाँ हुआ था? भाई आपको ध्यान देना है कि जो द्वितीय विश्व हिंदी सम्मेलन जो हुआ था वो 28 से 30 अगस्त 1976 को मॉरिशस में हुआ था। ठीक है, मॉरिशस में हुआ था। आपको क्या क्या ध्यान रखना है इसमें कि प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था? ठीक है ना। दूसरा कहाँ हुआ था पूछेगा आपके साथ, पहला और दूसरा ज्यादा पूछा जाता है ना। इसके अलावा जो है तृतीय पूछ सकता है, तीसरा पूछ सकता है, टोटल कितने हुए ये पूछेगा आपके, टोटल कितने सम्मेलन हुए अभी। तो टोटल 12 सम्मेलन हो चुके हैं। तो आपसे जो है 12वां सम्मेलन जो है पूछ सकता है कि 12वां सम्मेलन कब और कहाँ हुआ था। ठीक है, तो देखो जरा इनके बारे में। 1975 नागपुर, 10 से 12 जनवरी 1975
नागपुर, याद रखना आप लोग, नागपुर में जो है, नागपुर कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। नागपुर में जो है प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था। फिर दूसरा मॉरिशस में हुआ है, मॉरिशस में 28 से 30 अगस्त को हुआ था। इसके बाद जो है आपको पता होना चाहिए कि कितने टोटल विश्व हिंदी सम्मेलन हुए हैं, तो 12 हुए। और 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ है? 15 से 17 जनवरी 2023, ये अभी जो है क्या 12वां हिंदी सम्मेलन हुआ था, ठीक है। तो ये लास्ट अभी ये वाला हुआ था। तो नांदी कहाँ पड़ता है? फिजी में पड़ता है। और यहाँ पे अभी 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था 15 से 17 जनवरी 2023 तक। चलो देखो 41 क्वेश्चन क्या था कि फाटा वन आंदोलन, फाटा वन आंदोलन हरीश मैकुरी ने इसका नेतृत्व किया था और ये 1973 में होता है दसोली ग्राम चमोली में, ठीक है। तो ये तो सही है आपका। नदी बचाओ आंदोलन, अच्छा क्या छाड़ना है यहाँ पर? सही कथन चुनना है। नदी बचाओ आंदोलन गोपाल सिंह राणा, गलत हो जाएगा। नदी बचाओ आंदोलन 1991 में होता है और सुरेश भाई इसका नेतृत्व करते हैं, सुरेश भाई, ठीक है। और ये जो आंदोलन है ये टिहरी में होता है भाई। विष्णु प्रयाग जल विद्युत परियोजना को निजी हाथ में देने के उपलक्ष्य में सुरेश भाई ने ये आंदोलन किया था। बाकी गोपाल सिंह राणा का ये तो टिहरी में किसान आंदोलन के नेता थे, आधुनिक किसान आंदोलन, ठीक है। आधुनिक किसान आंदोलन के नेता, किसान आंदोलन के नेता अगर आपसे पूछे तो गोपाल सिंह राणा। छरबा आंदोलन भगवंती देवी नहीं है भाई। छलबा आंदोलन 2013 में होता है और ये विकास नगर में होता है, विकास नगर में, ठीक है। और इसका जो नेतृत्व करता है वो रोमी राम जसवाल के द्वारा किया जाता है, ठीक है। और ये जो आंदोलन है छरबा आंदोलन, ये विकास नगर में कोका कोला प्लांट लगाने में, वहाँ पर कोका कोला प्लांट लगा रहे थे तो उसके विरोध में ये आंदोलन शुरू किया गया था रोमी राम जायसवाल के द्वारा। और छरबा आंदोलन में आपको पता है कि अन्ना हजारे भी इस आंदोलन से जुड़े थे, ध्यान रखना, ठीक है। बाकी चौथा आपका है चेतना आंदोलन और ये चेतना आंदोलन 1983 में होता है, 1983 में, ठीक है। और ये 1983 में बाल गंगा घाटी में होता है, बाल गंगा घाटी यानी कि टिहरी में होता है और इसका नेतृत्व करते हैं महिलाओं के द्वारा किया जाता है भाई, ठीक है। तो यानी कि इसका हो जाएगा, सही छांटना है, पहला सही है और चौथा सही है, यानी कि चेतना आंदोलन वाला सही है। तो 1 और 4 इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो 42 देखना, निम्नलिखित में से राज्य के आय के सबसे बड़े कर मद, यानी कि सबसे बड़े कर जो अवरोही क्रम में है भाई, अवरोही क्रम में यानी कि बड़े से छोटा सबसे ज़्यादा किससे हमें आय होती है, तो ये आपका हो जाएगा व्यापार कर, फिर आपका आबकारी, फिर स्टाम्प और निबंधन शुल्क। ये आपका बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, समाचार या डिस्ट्रिक्ट समाचार पत्र किसके द्वारा निकाला गया था भाई? तो समाचार या फिर डिस्ट्रिक्ट समाचार पत्र निकाला गया था बसंत कुमार जोशी के द्वारा, ठीक है। दूसरा ध्यान रखना, बसंत कुमार जोशी ने एक और पत्र निकाला था कुमाऊं कुमुद पत्र 1922 में अल्मोड़ा से भी कौन निकालते? बसंत कुमार जोशी। बाकी मुकंदी लाल ने तरुण कुमाऊं पत्र निकाला भाई, तरुण कुमाऊं पत्र 1922 में लेंसीडॉन से मुकंदी लाल निकालते हैं। बाकी सदानंद कुकरेती के द्वारा निकाला गया पत्र है आपका, सदानंद कुकरेती ने निकालता 1913 में, ठीक है, विशाल कीर्ति पत्र, ठीक है। और ये निकाला था 1913 में। और गढ़वाली भाषा में निकलने वाला पहला समाचार पत्र विशाल कीर्ति है। बाकी गिरजादत्त नैथानी ने निकाला था आपका गढ़वाल समाचार और गढ़वाली समाचार। गढ़वाल समाचार 1902 में निकालते हैं, ठीक है। और गढ़वाली समाचार 1905 में निकाला जाता है। बाकी इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। चलो नेक्स्ट देखो, कुमाऊं परिषद के तीसरे अधिवेशन में जंगलात संबंधी प्रस्ताव किसके द्वारा रखा गया था भाई? तो जंगलात संबंधी प्रस्ताव रखा गया था प्रेम बल्लभ पांडे के द्वारा, ठीक है। यहाँ पर ये नहीं पूछ रहा है कि तीसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की। अध्यक्षता तो आपका बद्रीदत्त जोशी करते हैं। देखो ये अधिवेशन होता है 1919 में और ये आपका होता है कोटद्वार में। गढ़वाल में होने वाला एकमात्र अधिवेशन कुमाऊं परिषद का वो है आपका कोटद्वार अधिवेशन 1919 और इसकी जो अध्यक्षता करते हैं वो करते हैं बद्रीदत्त जोशी के द्वारा, ठीक है। बाकी कुमाऊं परिषद की स्थापना आपको पता है भाई 1916 में होती है और कुमाऊं परिषद के कुल 6 अधिवेशन होते हैं। तो 6 अधिवेशन ध्यान रखना, एक तो होता है, पहला होता है 1917 में, दूसरा होता है 1918 में, तीसरा 1919 में होता है, चौथा आपका 1920 में होता है, पांचवा आपका 1923 में होता है, छठा आपका 1926 में होता है, ठीक है। पहला अधिवेशन होता है अल्मोड़ा, ठीक है। 18 वाला होता है हल्द्वानी में, ठीक है। बाकी 1919 वाला तीसरा अधिवेशन कोटद्वार बता दिया था मैंने अभी, कोटद्वार में होता है। 1920 वाला काशीपुर में होता है
ठीक है। 1923 वाला आपका टनकपुर में होता है, टनकपुर। और 1926 वाला आपका जो होता है ये गनियादौली आपका है अल्मोड़ा में, वहाँ पर होता है, ठीक है। पहले अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं जयदत्त जोशी, ठीक है। द्वितीय अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं तारादत्त गैरोला, ठीक है। तीसरे अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं बद्रीदत्त जोशी, और चौथे अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं हरगोविंद पंत, ठीक है। और पांचवा जो अधिवेशन होता है उसकी अध्यक्षता करते हैं आपके बद्रीदत्त पांडे, और जो छठा अधिवेशन होता है उसकी अध्यक्षता करते हैं आपके मुकंदी लाल, ठीक है। और उसके बाद 1926 में कुमाऊं परिषद का विलय हो जाता है कुमाऊं कांग्रेस में, यानी कि ये समाप्त हो जाती है 1926 इस अधिवेशन के बाद, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखना 45 क्वेश्चन कि अल्मोड़ा में आयोजित कुर्मांचल महिला सुधार सम्मेलन, और ये सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करता है? देखो ये होता है आपका 1932 में, ये सम्मेलन अल्मोड़ा में होता है 1932 में, और इसकी जो अध्यक्षता करती है वो करती है आपकी दुर्गा देवी के द्वारा किया जाता है भाई ये अधिवेशन की अध्यक्षता, ठीक है। बाकी तुलसी देवी, एक क्वेश्चन आया था एग्जाम में कि इन्होंने एक नारा दिया था रोहू मत आगे बढ़ो वाला नारा दिया था इन्होंने। बाकी मालती देवी के बारे में कहा जाता है कि मालती देवी ने क्या बोलते हैं 1942 की जो क्रांति थी, तो हमारे उत्तराखंड में 1942 में देश सेवक संगठन, एक संगठन था देश सेवक संगठन, उस संगठन के साथ मिलकर मालती देवी ने 1942 की क्रांति के समय रेल संपत्ति को बहुत हानि पहुंचाई थी भाई, ठीक है। यानी कि मालती देवी का संबंध 1942 का जो आंदोलन है ना उत्तराखंड में होता है या पूरे भारत में होता है, तो उत्तराखंड में इन्होंने रेल संपत्ति को उस समय बहुत हानि पहुंचाई थी। बाकी भागीरथी देवी प्रथम महिला व्यक्तिगत सत्याग्रही, तो प्रथम महिला व्यक्तिगत सत्याग्रही उत्तराखंड की कौन है? भागीरथी देवी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना 46 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से गलत कथन चुनना है भाई आपका, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ पुस्तकें दी है और कुछ नाम दिए, देखो हिममाला एक पुस्तक है, हिममाला नामक पुस्तक किसने लिखी है? पी बैरन ने, ठीक है ये, ठीक है। काठगोदाम का पुराना नाम आपका बाड़ा खेड़ी भी बोलते हैं, काठगोदाम को बाड़ा खेड़ी, बाड़ा हाट उत्तरकाशी को बोलते हैं और बाड़ा खेड़ी बोलते हैं आपको काठगोदाम को। सारा एजेंसी का संबंध पशु स्वास्थ्य से है भाई, ये भी ठीक हो गया। आपका गलत क्या हो जाएगा? विज्ञान धाम यानी कि साइंस सिटी, ये आपका नैनीताल में नहीं है, ये आपका देहरादून में है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो 47 क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य का क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा एवं सबसे छोटा वन्य जीव विहार निम्न में से कौन सा है भाई? देखो वन्य जीव विहार पूछ रहा है यहाँ पर, तो सबसे बड़ा और सबसे छोटा, तो यहाँ पर सबसे बड़ा और सबसे छोटा देखना है आपको, यानी कि क्षेत्रफल में सबसे बड़ा। देखो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा आपका केदारनाथ वन्य जीव विहार है, ठीक है, और इसका क्षेत्रफल 957 वर्ग किलोमीटर है, और ये सबसे बड़ा वन्य जीव विहार है। राष्ट्रीय उद्यान नहीं, राष्ट्रीय उद्यान आपका गंगोत्री हो जाएगा, वन्य जीव विहार केदारनाथ वन्य जीव विहार है, और इसकी स्थापना 1972 में होती है, और ये आपका चमोली और रुद्रप्रयाग जिले में है, ठीक है। बाकी सबसे छोटा आपका हो जाएगा मसूरी वन्य जीव विहार, और ये आपका है, इसका क्षेत्रफल है 11 वर्ग किलोमीटर के आसपास है, कहीं कहीं पर 10 भी दिया होता है, कहीं कहीं पर 11 भी है। तो मसूरी वन्य जीव विहार जो कि आपका मसूरी देहरादून में पड़ता है, तो यानी कि आपका इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो भाई नेक्स्ट देखना 48 क्वेश्चन, निम्न में से सुमेलित है, सुमेलित छांटना आपका। देखो केदारकांटा बुग्याल उत्तरकाशी में है भाई, तो ये गलत हो गया आपका, उत्तरकाशी में है, ठीक है। केदारकांटा पवाली कांटा उत्तरकाशी में है, बाकी आपका चित्रकांटा चमोली में है। चलो बुग्याल संरक्षण दिवस मनाया जाता है 2 सितंबर को, ठीक है, आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। बाकी फूलों की घाटी की खोज 1921 में नहीं हुई थी, इसकी खोज 1931 में होती है। देखो फूलों की घाटी की खोज की कहानी है एक, क्या बोलते हैं, फूलों की घाटी की खोज आपने सुना होगा, एक तो है फ्रैंक स्माइथ, और इनके साथ एक और व्यक्ति थे RL होल्सवर्थ। तो ये दो व्यक्ति जो है, देखो ये जो व्यक्ति है ये फूलों की घाटी की खोज करने नहीं जाते हैं, ये जाते हैं 1931 में कामेट पर्वत की चढ़ाई करने। कामेट जो पर्वत है चमोली में, उसका आरोहण करने के लिए ये जाते हैं, और उसका आरोहण भी कर लेते हैं ये दोनों, कामेट पर्वत पर चढ़ जाते हैं 1931 में। लेकिन जब ये वापस आते हैं तो वापस आते हुए इन्हें क्या है, ये रास्ता भटक जाते हैं, और जब ये रास्ता भटक जाते हैं तो ये पहुंच जाते हैं फूलों की घाटी में, तो साथ साथ में फूलों की घाटी भी खोज इन्हीं के द्वारा की जाती है। बाकी पौधरोपण नीति 2006 की है भाई, ठीक है, ये 2003 की आपकी जनसंख्या नीति है, जनसंख्या नीति, तो यानी कि आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। चलो 49 देखना, मुरखली, नथुली और गुलबंद। मुरखली यानी कि ये पहनी जाती है, मुरखली आपकी कान में पहनी जाती है, नथुली नाक में और गुलबंद गले में पहना जाता है, यानी कि ये क्या है, ये आभूषण के प्रकार है भाई। चलो 50वां क्वेश्चन देखना, राज्य में उगाई जाने वाली फसलों का सबसे
महत्वपूर्ण समूह कौन सा है भाई? देखो हमारे राज्य में सबसे ज़्यादा उगाई जाती है गेहूँ, ठीक है, उसके बाद धान हो गया, उसके बाद गन्ना हो गया, और फिर आपका झंगोरा होगा, ये झंगोरा, ठीक है। तो ये आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। भारत की खाद्य फसल, भारत की खाद्य फसल पूछे तो चावल है, और उत्तराखंड की खाद्य फसल है जो सबसे ज़्यादा उगाई जाती है कौन सी है? गेहूँ है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना 51। निम्न में से सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है आपको। देखो यहाँ पर 4 धाम दिए हैं, और 4 धामों की ऊंचाई के आधार पर देखो सबसे ऊंचा कौन सा, सबसे ऊंचाई पर कौन सा धाम है, सबसे नीचे कौन सा धाम है। देखो बद्रीनाथ धाम की जो ऊंचाई किस ऊंचाई पर है, तो ये है आपका 31-33 मीटर, यानी कि 3133 मीटर की ऊंचाई पर है। गंगोत्री आपका हो जाएगा 30-48, ठीक है। केदारनाथ सबसे ऊंचाई पर है चारों धामों में से, तो ये हो जाएगा 35-84 मीटर, और यमुनोत्री आपका 32-35 मीटर हो जाएगा, यानी कि इसका क्या बन जाएगा आंसर? 4-1-2-3, 4-1-2-3, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा 4-1-2-3, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, निम्न में सुमेलित कीजिए। देखो यहाँ पर दिया है डोरियानी ग्लेशियर, डोरियानी ग्लेशियर आपका है उत्तरकाशी में, टिपरा बामक ग्लेशियर आपका चमोली में है, पिन्नोरा ग्लेशियर पिथौरागढ़ में है, और सुखराम ग्लेशियर आपका बागेश्वर में। 2-1-4-3, 2-1-4-3, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट देखना 53 क्वेश्चन, सांवरी ग्रंथ में किस पंवार शासक को आदिनाथ कहा गया है? देखो सांवरी ग्रंथ गोरखनाथ ग्रंथ, गोरखनाथ पंत का एक ग्रंथ है, गोरखनाथ पंत जो था उसका एक ग्रंथ था सांवरी ग्रंथ, और इसमें आदिनाथ कहा गया है अजयपाल को, ठीक है। अजयपाल के बहुत सारे नाम है भाई। अजयपाल को एक तो गढ़वाल का अशोक कहते हैं, गढ़वाल का अशोक, ठीक है। दूसरा अजयपाल को कहते हैं गढ़वाल का बिस्मार्क, गढ़वाल का बिस्मार्क, बिस्मार्क, ठीक है। बाकी गढ़वाल का नेपोलियन भी कहते हैं इन्हें, गढ़वाल का नेपोलियन, नेपोलियन, ठीक है। बाकी अजयपाल ने गढ़वाल का एक सभी 52 गढ़ों को मिलाकर एक गढ़वाल बनाया, इसे बोला जाता है एक छत्र सम्राट, एक छत्र सम्राट, ठीक है, एक छत्र सम्राट भी कहते हैं इन्हें, ठीक है। बाकी गढ़पति भी कहते हैं, सभी गढ़ों को मिला के 52 गढ़ों को जीता था इन्होंने। चलो 54 क्वेश्चन देखना, गढ़वाल और कुमाऊं के पर्वतीय क्षेत्रों में हाथ से बने कागजों का वर्णन किसने किया था? तो ये किया था आपका वॉल्टन के द्वारा किया गया था। चलो नेक्स्ट देखना 55 क्वेश्चन, निम्न में से किसे पद्म विभूषण सम्मान मिला है? किन किन को मिला है पद्म विभूषण? देखो सुंदरलाल बहुगुणा को मिला है 2009 में, ठीक है। ये बिपिन रावत को मिला है 2022 में, ठीक है, 2022 में मिला है। कुंवर सिंह नेगी को नहीं मिला है, कुंवर सिंह नेगी को मिला है पद्म भूषण, पद्म भूषण, और पद्म भूषण इन्हें मिला है 1990 में, ठीक है। और यहाँ पर क्या पूछा है? पद्म विभूषण। गोविंद बल्लभ पंत को मिला है आपका भारत रत्न, भारत रत्न मिला है 1957 में, ठीक है। तो यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 2, राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 2। चलो 56 क्वेश्चन देखना कि निम्न में से नंदा देवी मंदिर के पास कौन सा ताल है? तो नंदा देवी मंदिर के पास आपका वैनी ताल है, यानी कि चमोली में है। नील ताल आपका उत्तरकाशी में है, उत्तरकाशी। हरीश ताल आपका है नैनीताल में है, नैनीताल। और सिद्ध ताल आपका चमोली में है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, राज्य में पगड़ी, कहीं कहीं पर पगड़ी भी होगा भाई, पगड़ी, ठीक है, पगड़ी बोलो या पगड़ी बोलो। तो ये किस प्रकार का कर था भाई? तो ये आपका था संपत्ति कर, संपत्ति कर, ठीक है। और ये आपका गोरखा शासनकाल में लिया जाता था पगड़ी कर, ठीक है। एक आपने सुना होगा पुंगाड़ी कर, पुंगाड़ी कर, पुंगाड़ी कर था भूमि कर, भूमि कर, ठीक है। और पगड़ी कर कैसा कर था? संपत्ति कर, ठीक। बाकी चंद काल में नगद कर था आपका शीर्ति कर, शीर्ति कर, ठीक है। बाकी पशुचारकों से लिया जाने वाला जो कर था आपका, वो था आपका दोनिया कर, दोनिया कर, ठीक है। दोनिया कर कैसा कर था? पशुचारकों से लिया जाने वाला कर। नगद कर आपका शीर्ति कर था, बाकी पगड़ी कर संपत्ति पर लगने वाला कर, और भूमि कर आपका पुंगाड़ी कर था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना 58 क्वेश्चन देखना कि तराई जिले का गठन कब होता है भाई? तराई जिले का गठन होता है 1842 में, ठीक है। 1870 में देखो, 1870 में काशीपुर को तराई जिले में शामिल किया जाता है, तराई जिले में शामिल किया जाता है काशीपुर को 1870 में। बाकी 1840 में आपको पता है कि पौड़ी जिले का गठन होता है, गढ़वाल जिले का। और 1960 में 3 जिलों का गठन होता है, एक तो आपका उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ का गठन होता है, ठीक है। चलो
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 59 क्वेश्चन। हिमालय संग्रहालय की स्थापना कब हुई? हिमालय संग्रहालय की स्थापना होती है 1987 में, और ये नैनीताल में है भाई, ठीक है। बाकी 1965 में हिमालयन संग्रहालय जो उत्तरकाशी वाला है, ठीक है, उसकी स्थापना होती है। बाकी 2000 में ट्राइबल हेरिटेज म्यूजियम जो कि मुनस्यारी में है, ट्राइबल हेरिटेज म्यूजियम जो कि मुनस्यारी में है, उसकी स्थापना होती है सन 2000 में, और शेर सिंह पांगती के द्वारा उसकी स्थापना की जाती है, ठीक है। बाकी 1914 में आपका देहरादून वन संग्रहालय की स्थापना होती है, जो राज्य का सबसे पुराना वन संग्रहालय है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। मंजाली का सूर्य मंदिर और कुटेटी देवी मंदिर किस जनपद में स्थित है? तो ये आपका उत्तरकाशी में है भाई, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना 61 क्वेश्चन। लोहिया हेड परियोजना और लिमचीगाड़ परियोजना किस जनपद में स्थित है? जनपद पूछा है। देखो लोहिया हेड परियोजना है शारदा नदी, और ये है आपका उधम सिंह नगर में, ठीक है। और लिमचीगाड़ परियोजना है आपकी भागीरथी नदी पर, और भागीरथी नदी आपकी उत्तरकाशी, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट देखना 62 क्वेश्चन। चंद काल में राजा की निजी वस्तुओं को उठाने के लिए कौन सा कर लिया जाता था? तो राजा की निजी वस्तुओं को उठाने के लिए चौपदार कर लिया जाता था, ठीक है। बाकी बाजदार जो कर था ये महाजनों को जो दे कर था उसे बोलते थे बाजदार कर। बाकी चंद काल में भाग कर लगता था घराटों पर लगने वाला कर भाग कर, और पुंगाड़ी मैंने आपका गोरखा शासन काल में बताया था कि गोरखा शासन काल में पुंगाड़ी था आपका भूमि कर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना 63। निम्न में से कौन सा कृषि गीत नहीं है? कृषि गीत नहीं है भाई। देखो गुडेल भी है, भूतिया सोन भी है, और हुड़किया बॉल भी कृषि गीत है। बाकी न्योली आपका वन गीत है भाई, वन गीत, ठीक है। न्योली कैसा गीत है? वन गीत। 64 क्वेश्चन देखना कि सर्वाधिक व सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाले जिले। देखो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है हरिद्वार में, ठीक है, 801 वर्ग किलोमीटर के दायरे में, 801 1 किलोमीटर के दायरे में 801 लोग रहते हैं। और सबसे कम है उत्तरकाशी का, यानी कि कुल 41। 1 किलोमीटर के दायरे में कितने लोग रहते हैं? 41 लोग, ठीक है। तो यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। देखो सबसे ज़्यादा है हरिद्वार का, ठीक है, उसके बाद है यूएस नगर का, और उसके बाद है देहरादून का, और उसके बाद आपका नैनीताल आएगा, ठीक है। और सबसे कम में पूछे तो सबसे कम है उत्तरकाशी, ठीक है। उत्तरकाशी के बाद है चमोली के बाद है आपका पिथौरागढ़, ठीक, जहाँ सबसे कम जनसंख्या घनत्व है। चलो 55 क्वेश्चन देखना। बद्री विशाल पत्र किस स्थान से प्रकाशित होता था? ये होता था हरिद्वार से, ठीक है, बद्री विशाल पत्र। बाकी देहरादून से आपका एक तो युगवाणी होता था, युगवाणी, ठीक है, समाचार दर्शन, ठीक, आपका एक दाद पत्र देहरादून से निकाला जाता था, ठीक है। बाकी आपका नैनीताल से निकाला जाता था भाई पहाड़ नामक पत्र नैनीताल से, और आज का पहाड़ पिथौरागढ़ से। गोपेश्वर से निकलता था अनिकेत नामक पत्र गोपेश्वर से निकाला जाता था भाई, ठीक है। तो बाकी इसका आंसर क्या हो जाएगा? हरिद्वार। चलो 66 क्वेश्चन देखना। निम्न में से स्थानीय बोली में थारू परिवार को कहा जाता है? थारू परिवार को स्थानीय बोली में कहा जाता है संग, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखना। तिब्बत यानी कि भोट प्रदेश पर आक्रमण करने वाला प्रथम शासक। देखो तिब्बत पर सबसे पहले आक्रमण किया था विजयपाल ने, ठीक है, लेकिन ये जो आक्रमण था इसका ये रहा असफल। तो अगर क्वेश्चन ऐसे भी पूछे ना कि तिब्बत पर असफल आक्रमण करने वाला पहला राजा, तो विजयपाल, और तिब्बत पर आक्रमण करने वाला भी पहला राजा विजयपाल है। लेकिन जो तिब्बत पर आक्रमण करने वाला पहला राजा है जो सफल रहा, वो था आपका मानसा, ठीक है, मानसा था। मानसा ने भी किया, महीपति शाह ने भी तिब्बत पर आक्रमण किया, ठीक है। तो पहला राजा विजयपाल है, लेकिन ये असफल रहा, और मानसा पहला राजा जो सफल रहता है। चलो नेक्स्ट देखना 68 क्वेश्चन। टिहरी रियासत में नया दरबार और बैतशाला का निर्माण करने वाला राजा है कीर्ति शाह, ठीक है, कीर्ति शाह के द्वारा किया जाता है, ठीक है। बाकी सुदर्शन शाह ने बनाया था भाई पुराना दरबार सुदर्शन शाह ने बनाया था, ठीक है। बाकी प्रताप शाह ने टिहरी में एक तो पुलिस व्यवस्था की शुरुआत की, पुलिस व्यवस्था हो गया, पटवारी की शुरुआत की,
ठीक है, और ज्यूला पैमाइश नाम से बंदोबस्त कराया था प्रताप शाह ने। और इसके शासनकाल में, प्रताप शाह के शासनकाल में एक आंदोलन होता है बासर डंडक आंदोलन। बासर डंडक आंदोलन 1882 में प्रताप शाह के शासनकाल में होता है, ध्यान रखना ये चीज़ें। चलो भाई नेक्स्ट देखना 69 क्वेश्चन। पंच केदारों में पितृ तीर्थ के रूप में कौन सा प्रसिद्ध है भाई? तो ये है आपका रुद्रनाथ, ठीक है। बाकी केदारनाथ, पंच केदारों में एक तो केदारनाथ है, यहाँ पर भगवान शिव के पृष्ठ भाग की पूजा होती है, पृष्ठ भाग यानी कि कुब्बड़, ठीक है। तुंगनाथ में होती है आपकी भुजाओं की पूजा, भगवान शिव के भुजाओं की पूजा होती है तुंगनाथ में। कल्पेश्वर में होती है भगवान शिव के केश की पूजा, और रुद्रनाथ में होती है भगवान शिव के मुख की पूजा। और एक पंच केदारों में एक बचा है, वो है आपका मद महेश्वर, मद महेश्वर नाथ, मद महेश्वर नाथ। मद महेश्वर नाथ में भगवान शिव के नाभि की पूजा होती है, ठीक है, भगवान शिव के नाभि की पूजा। चलो तो लास्ट क्वेश्चन देखो उत्तराखंड का, निम्न में से कौन सा औषधीय पौधा अफ्रीकी मूल का है भाई? अफ्रीकी मूल का पौधा पूछ रहा है, तो ये आपका औषधीय पौधा है आपका जिरेनियम, ठीक है। बाकी कंडाली, आपका कंडाली जो है ये यूरोपियन मूल का पौधा है भाई, यूरोपियन मूल का पौधा पूछे तो कंडाली आंसर, और आपका अफ्रीकी मूल का पूछे तो जिरेनियम, ठीक है। बाकी कंडाली जो है ये आपका एनीमिया रोग नाशक है भाई, एनीमिया रोग नाशक के लिए उपयोग होता है आपका कंडाली। बाकी सब्जी के लिए भी कंडाली होता है, ठीक है। बोलाडोना की खेती सबसे पहले कुमाऊं में किसकी खेती की गई थी? बोलाडोना की खेती की गई थी। बाकी अफीम, पाइरेथम, कुलेटी, आपका ये सारे के सारे आपका औषधियाँ, ठीक है। तो ये आपका उत्तराखंड का था भाई, ठीक। बाकी जीएस का इसके आगे हो जाएगा। जो है इसको देखते हैं 71 है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के अंतर्गत सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर हमें दिखाना है कि एक तरफ यहाँ पे भाग दिए गए हैं, दूसरी तरफ इनके जो विषय हैं उनके बारे में यहाँ दिया गया है। तो जैसे इसमें पहला है पंचायत, तो पंचायत किस भाग में होगा? तो पंचायत होगा भाग 9 में। पंचायत का अगर हम प्रावधान देखें तो भाग 9 में ही है। इसके लिए अगर हम देखें तो 73वां संविधान संशोधन होता है 1992, और इसके तहत ही भाग 9 को पुनः स्थापित यहाँ पे किया जाता है, और इसके तहत एक नई अनुसूची यहाँ पे जोड़ी जाती है जो अनुसूची 11वीं होती है। तो यहाँ पर ये सही हो जाएगा। दूसरा इसमें नगर पालिकाएं, तो नगर पालिकाएं भाग 9A के तहत यहाँ पे हो जाएंगी, और ये किस संविधान संशोधन के द्वारा यहाँ पे स्थापित होता है? तो 74वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा। और इसमें जो प्रावधान होता है यानी कि नगर पालिकाएं या नगर निकाय जो है तो वो 9A के तहत, और एक नई अनुसूची यहाँ पर पुनर्स्थापित की जाती है, वो अनुसूची 12वीं अनुसूची होती है। तो यानी कि दोनों के दोनों सही है। उसके बाद है सहकारी समितियां, तो भाग 9B, 9 का जो B है वहां पर जो सहकारी समितियां है उसका प्रावधान किया गया है, और जो ये जोड़ा जाएगा 97वां संविधान संशोधन 2011। तो 2011 में इस सहकारी समिति के तहत भाग 9B यहाँ पे जोड़ा जाता है, तो ये भी सही हो जाएगा। डी वाला इसमें अधिकरण, तो यानी कि जो ट्रिब्यूनल या अधिकरण है ये भाग 11 में है या नहीं है? तो ये भाग 11 में नहीं होंगे। भाग 11 में अगर हम देखें तो भाग 11 में जो यहाँ पर प्रावधान किया गया है वो केंद्र राज्य संबंधों का प्रावधान यहाँ पे है। केंद्र और राज्यों के मध्य संबंध, प्रशासनिक हो गया, विधायिका से संबंधित हो गया, तो इस प्रकार के संबंध भाग 11 में है। यहाँ पर अगर हम अधिकरण या ट्रिब्यूनल की बात करें, अधिकरण, तो अधिकरण का जो प्रावधान है ये किया जाता है भाग 14 का ए यहाँ पे जोड़ा जाता है, और ये भाग 14 का ए जो जोड़ा जाएगा वो 42वां संविधान संशोधन ये 1976 के द्वारा यहाँ पर भाग 14A जोड़ा जाता है, जिसके तहत ट्रिब्यूनल या अधिकरण का प्रावधान यहाँ पे किया जाता है। तो हमें यहाँ पर बताना था कि इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं होगा यानी कि असत्य होगा, तो डी इसका यहाँ पे क्या होना था? राइट आंसर यहाँ पे होना था। दूसरा क्वेश्चन है 72 वाला क्वेश्चन है यहाँ पे, भारत की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय, स्वतंत्रता, समानता एवं भ्रातृत्व का क्रमशः उसी क्रम में उल्लेख यहाँ पे किया गया है। तो यहाँ पर हमें बताना कि जो हमारी प्रेम्बल है, प्रस्तावना है या उद्देशिका जिसे कहते हैं, तो यहाँ पर इस प्रकार से क्रम से हमें बताना है। जैसे यहाँ पे सबसे पहले दिया गया है न्याय, तो कितने प्रकार का न्याय यहाँ पे हमारी प्रस्तावना में दिया गया है? तो यहाँ पर सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, तो यानी कि 3 प्रकार के न्याय का प्रावधान यहाँ पे किया गया है। सामाजिक हो गया, आर्थिक हो गया, और तीसरा हो जाएगा यहाँ पे कौन सा? राजनीतिक न्याय। तो न्याय 3 प्रकार का है यहाँ पे, 3 प्रकार से। उसके बाद यहाँ पर अगर हम देखें फिर स्वतंत्रता की बात यहाँ पे आई है। स्वतंत्रता, तो कितने प्रकार की स्वतंत्रता यहाँ पे हो जाएगी? तो स्वतंत्रता यहाँ पे हो जाएगी 5 प्रकार की स्वतंत्रताओं का उल्लेख प्रस्तावना में मिलता है। तो कौन कौन सी हो जाएंगी? तो विचार हो गया, विचार, अभिव्यक्ति हो गया, उसके अलावा विश्वास, उसके अलावा यहाँ पे हम देखते हैं धर्म, और उसके अलावा हम देखते हैं उपासना। तो ये 5 प्रकार की स्वतंत्रताओं का उल्लेख यहाँ पर होगा। उसके बाद है यहाँ पर समानता की बात आई है, तो
तो समानता कितने प्रकार की यहाँ पे हो जाएगी? तो दो प्रकार से यहाँ पे समानता हो जाएगी। एक है प्रतिष्ठा और दूसरा है कौन सा? अवसर। प्रतिष्ठा व अवसर की समानता, समता। तो ये दो प्रकार से यहाँ पे हो जाएगी। और उसके बाद हम भातृत्व की बात करते हैं। तो भातृत्व यानी कि ये एक ही प्रकार से भाईचारा बढ़ाने के लिए, एकता और अखंडता बढ़ाने के लिए, तो भाईचारा या भातृत्व, तो ये यानी कि एक प्रकार से यहाँ पे हो जाएगा। तो हमें इसी क्रम में लगाना है। न्याय यानी कि सबसे पहले न्याय दे रखा है, तो न्याय कितने प्रकार का न्याय है? तो 3 प्रकार के न्याय का प्रावधान किया गया है। तो हमें देखना है कि पहले ऑप्शन में 3 कहाँ पर है, तो पहला ही ऑप्शन यहाँ पे 3 इसमें मिलना है। बाकी कोई भी ऑप्शन यहाँ पर जिसमें पहला 3 होगा, तो हमें इसी क्रम में इनको लगाना है। तो 3 प्रकार के न्याय का प्रावधान है, तो पहला 3 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर है स्वतंत्रता। तो कितने प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है? तो 5 प्रकार की स्वतंत्रताओं का उल्लेख है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। तो यहाँ पर हमें देखना है। फिर दूसरा आ जाएगा यहाँ पे 5। फिर उसके बाद अगर हम देखें समानता, तो 2 प्रकार की है, तो फिर 2, और फिर उसके बाद भातृत्व यानी कि 1, तो यानी कि 1। तो इसका जो राइट आंसर होना था वो ए ही इसका यहाँ पे राइट आंसर होना था। तो ये क्रम से यहाँ पे लगाना था। अगला इसमें देखते हैं हम 73 वाला जो क्वेश्चन है। 73 वाला क्वेश्चन है यहाँ पे, भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए हैं? तो जब संविधान सभा के द्वारा संविधान को बनाया गया, तो टोटल इसमें जो अधिवेशन होते हैं वो 11 यहाँ पे अधिवेशन होते हैं। तो 20 का राइट आंसर होना था। और जो 12वां या लास्ट जो एक बैठक और होती है इसमें 24 जनवरी 1950 को, तो ये अंतिम बैठक यहाँ पर होती है। तो कहीं यानी कि 12वां अधिवेशन भी है, तो बी इसका राइट आंसर यहाँ पे होना था। अगला इसमें 74 वाला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है? तो यहाँ पर हमें बताना था कि कौन यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी मेंबर नहीं होगा। तो यहाँ पर 5 अस्थायी सदस्य होते हैं। अगर कुल हम देखें इसमें 5 अस्थायी सदस्य होते हैं और 10 यहाँ पर क्या हो जाएंगे? अस्थायी सदस्य यहाँ पर हो जाएंगे। तो इसमें से अगर हम देखें तो फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन, चीन, लेकिन जर्मनी यहाँ पर इसमें शामिल नहीं होगा। तो इसका जो राइट आंसर यहाँ पे होना था, राइट आंसर जो होना था वो यहाँ पे ए इसका राइट आंसर होना था। ठीक है। अगला अगर हम देखें इसमें 75 वाला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना की आयोजना बनाने, संपादन करने व क्रियान्वयन की जिम्मेदारी निम्न में से किसके पास है? तो महात्मा गांधी यानी कि जो मनरेगा है, अगर हम मनरेगा की बात करें तो मनरेगा या पहले इसका नाम नरेगा था, तो इसकी जो शुरुआत होती है, तो शुरुआत ये होगी कब से? 2 फरवरी 2006 से, 2 फरवरी 2006 से। और 2 अक्टूबर 2009 को क्या हो जाता है इसमें? इसका नाम चेंज करके नरेगा से इसका नाम कर दिया जाता, क्या? मनरेगा इसका नाम 2 अक्टूबर 2009 को हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें मनरेगा की बात, तो उसी से संबंधित क्रियान्वयन करने की जिम्मेदारी किसकी है? तो ये ग्रामीण स्तर पे अगर हम देखें तो ग्राम पंचायत की जिम्मेदारी होती है। तो सी इसका यहाँ पे क्या होना था? राइट आंसर होना था। अगर पूछा जाएगा कि जो मनरेगा जो एक्ट है, अधिनियम है, एक्ट कब बना था? तो एक्ट ये बन जाता है 2005 में। तो अधिनियम 2005 का लागू शुरू हो जाता है 2006 से, और 2009 में इसका नाम चेंज हो जाएगा। तो इसका सी यहाँ पे राइट आंसर होना था। अगला इसमें 76 वाला क्वेश्चन है। 76 वाला क्वेश्चन है, पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर हमें बताना कि पंचायती जो राज है वहां पर महिलाओं के लिए जो रिजर्व सीटों का प्रावधान किया गया है, तो कहां पर किया गया होगा? तो पहला इसमें है, इसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 243 का डी में यहाँ पे है। तो यानी कि यहाँ पर आरक्षण का प्रावधान 243 डी में होता है। तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। और महिलाओं के लिए कितनी सीटें रिजर्व रखने की बात यहाँ पे आई है? तो 1/3 जो सीटें होंगी उसमें से महिलाओं के लिए जो रिजर्व होंगी वो 1/3 सीटें यहाँ पे रिजर्व हो जाएंगी। तो यानी कि पहला वाला जो कथन है वो क्या हो जाएगा? यहाँ पे सही हो जाएगा। दूसरा वाला है यहाँ पे क्या कि दूसरा वाला है यहाँ पे क्या, यह आरक्षण अनुच्छेद 334 में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति पर प्रभावी नहीं रहेगा। तो यानी कि ये क्या है? ये पंचायत राज से संबंधित नहीं है, बल्कि ये लोकसभा हो गया, और इसके अलावा जो विधानसभा है, लोकसभा हो गया और विधानसभा हो गया। यहाँ पर अगर आरक्षित सीटें हैं एससी और एसटी के लिए, अगर इनके लिए आरक्षित सीटें आगे बढ़ानी है या इसमें परिवर्तन करना है, रिजर्व सीटें रखनी है, तो उससे संबंधित 334 यहाँ पे होगा। तो ये लोकसभा हो गया और विधानसभा से संबंधित होगा, इसका पंचायती राज से संबंध यहाँ पे नहीं होगा। तो इसका केवल और केवल कौन सा कथन सही हो जाएगा? एक ही इसका सही कथन हो जाएगा, दूसरा वाला यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे देखना है कि कौन सा इसमें सही होगा। तो केवल और केवल जो इसमें सही होगा, तो इसका राइट आंसर होना था ए। केवल एक ही क्या है इसमें सही है, तो ए इसका राइट आंसर यहाँ पे था। अगला इसमें 77 वाला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर हमें बताना है कि ये अलग अलग यहाँ पे विषय दे रखे हैं, तो इस पर विचार करना है। पहला है गदर पार्टी की स्थापना। तो
तो गदर पार्टी ये कब बनती है? गदर पार्टी बनती है 1913 में गदर पार्टी की स्थापना होती है। और ये कहाँ पर होती है? तो भारत से बाहर सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना यहाँ पे होती है। और मुख्य रूप से इसके संस्थापकों में सोहन सिंह भाकना हो गया, लाला हरदयाल हो गया, ये इसके संस्थापक यहाँ पे होते हैं। दूसरा अगर हम खिलाफत आंदोलन की बात करें तो 1919 का ये खिलाफत आंदोलन हो जाएगा। उसके अलावा अगर हम देखें दांडी मार्च, तो ये 12 मार्च 1930 से ये शुरू हो जाता है महात्मा गांधी के द्वारा। दांडी मार्च साबरमती आश्रम से दांडी मार्च यहाँ पे किया जाता है, तो ये 1930 का हो जाएगा। चंपारण सत्याग्रह की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा 1917 का। तो यहाँ पर इनका अगर हम क्रम लगाएं तो सबसे पहले इसमें कौन सा आ जाएगा? तो सबसे पहले इसमें आ जाएगा गदर पार्टी की स्थापना 1913 में, तो यानी कि पहले पे हो जाएगा 1। तो यहाँ पर दो ऑप्शन एक जैसे है यहाँ पे, तो लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो फर्स्ट का 1 होना था, सेकंड का यहाँ पे 4 होना था, उसके बाद 3 और फिर 2, यानी कि इसमें बी और डी दोनों राइट आंसर हो रहे थे। यहाँ पे दोनों ऑप्शन एक जैसे हो गए हैं, तो बी और डी इसके क्या हो जाएंगे? यहाँ पे राइट आंसर यहाँ पे हो जाएंगे। अगला अगर हम देखें 78 वाला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 352 के अंतर्गत घोषित आपातकाल को संसद के विशेष बहुमत से इसकी स्वीकृति आवश्यक होगी। तो अगर हम देखें आर्टिकल जो 352 है, यहाँ पर नेशनल इमरजेंसी का प्रावधान किया गया है और ये 3 आधारों पर यहाँ पे लगता है। युद्ध हो गया, बाह्य आक्रमण हो गया, और तीसरा क्या हो जाएगा? सशस्त्र विद्रोह। युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह, इन 3 आधारों के आधार पे क्या लग सकता है? या राष्ट्रीय आपातकाल। और इसकी जो घोषणा करते हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा यहाँ पे ये घोषणा की जाती है। लेकिन उसके पश्चात क्या होता है? संसद का अनुमोदन भी इसके लिए आवश्यक होता है। तो कितने समय में संसद इसके अनुमोदन को पूरा कर देगी? तो यहाँ पर 1 माह के अंदर अंदर ये करना पड़ता है यहाँ पे। तो इसका जो राइट आंसर होना था वो यहाँ पे राइट आंसर होना था कि 1 माह के अंतर्गत। और यहाँ पर भी किस प्रकार से? तो विशेष बहुमत के आधार पे, विशेष बहुमत के आधार पे ये अनुमोदन यहाँ पे संसद के द्वारा पारित किया जाना चाहिए। और अगर हम राष्ट्रीय आपातकाल की बात करें तो ये कितने समय तक रह सकता है? तो इसका अनिश्चित काल तक ये आपातकाल यहाँ पे लगाया जा सकता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर यहाँ पे होना था ए। अगला इसमें देखते हैं 79 वाला क्वेश्चन है। 79 है, निम्नलिखित का सही कालानुक्रम यहाँ पे हमें लगाना है। क्रम बताइए, नीचे दिए गए सही उत्तर, नीचे दिए गए सही उत्तर का चयन करें। तो पहला है यहाँ पे क्या? पहला अगर हम देखें यहाँ पे इसका सही हमें चयन करना है। तो पहला है यहाँ पे शंकरी प्रसाद बनाम भारतीय संघ। तो ये कब का मामला होगा? तो ये 1951 का मामला है, 1951 का। यहाँ पर क्या होता है? जब प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा 9वीं अनुसूची जोड़ी जाती है भूमि सुधार से संबंधित, तो उसी संबंध में ये मामला सुप्रीम कोर्ट में ये जाता है। इसके आधार पर कहा जाता है कि जो 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार से संबंधित है वो मौलिक जो अधिकार है, भाग 3 के तहत मौलिक अधिकार है, तो उसका अतिक्रमण इसके द्वारा ये प्रावधान, मौलिक अतिक्रमण करने का प्रावधान वहां पर है, या मौलिक अधिकारों का अतिक्रमण करते हैं, तो इसलिए ये मामला सुप्रीम कोर्ट में ये जाता है। तो 1951 का ये शंकरी प्रसाद बनाम भारतीय संघ का मामला होता है। उसके बाद अगर हम मंडल आयोग की बात करें तो मंडल आयोग कब का होता है? तो ये 1979 का यहाँ पे होगा। बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल या बीपी मंडल के नाम से जाना जाता है। तो इनकी अध्यक्षता में दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया जाता है। तो ये दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग है, मंडल आयोग जिसे कहते हैं। तो 1979 में इसका गठन होता है। और आगे चलकर ये 27% रिजर्वेशन की बात यहाँ पे करता है। अगला इसमें बांग्लादेश का निर्माण। तो बांग्लादेश कब निर्माण हो जाता है? तो जब 1971 में अगर हम देखते हैं इस समय भारत और पाकिस्तान युद्ध भी होता है, और उसके बाद नया एक राष्ट्र पाकिस्तान से अलग होकर बनता है। कौन सा? बांग्लादेश यहाँ पे बनता है। तो ये 1971 हो जाएगा। उसके बाद प्रधानमंत्री के रूप में लाल बहादुर शास्त्री। तो लाल बहादुर शास्त्री का अगर हम कार्यकाल देखें प्रधानमंत्री के रूप में, तो 1964 से लेकर 1966 तक इनका कार्यकाल यहाँ पे होगा। तो हमें इसी क्रम में इनको लगाना है कि सबसे पहले कौन सा होगा। तो सबसे पहले आएगा इसमें फर्स्ट वाला 1951, फर्स्ट के बाद इसमें कौन सा आ जाएगा? फिर इसमें आ जाएगा प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल, तो यानी कि उसके बाद 4th आ जाएगा। उसके बाद फिर इसमें आ जाएगा कौन सा? 3rd वाला बांग्लादेश का निर्माण, और उसके बाद आ जाएगा इसमें 2nd। तो यानी कि यहाँ पर इसका जो क्रम होगा तो फर्स्ट 4 पहला हो गया, 4 हो गया, 3rd हो गया और 2nd हो गया। तो यानी कि इसका जो राइट आंसर था वो बी यहाँ पे क्या होना था? राइट आंसर यहाँ पे होना था। अगला अगर हम देखें इसमें 80 वाला जो क्वेश्चन है, 80 वाला क्वेश्चन है यहाँ पर निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर हमें इन कथनों पर विचार करना है। पहला है यहाँ पे क्या? बैरन द्वीप ज्वालामुखी एक सक्रिय ज्वालामुखी है। तो बैरन द्वीप ज्वालामुखी एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो भारतीय राज्य क्षेत्र में स्थित है। तो यानी कि ये क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। बैरन द्वीप ज्वालामुखी क्या है? एक एक्टिव वोल्केनो है, भारत में एकमात्र सक्रिय। अगर हम ज्वालामुखी की बात करें तो बैरन द्वीप ज्वालामुखी ही एकमात्र है। और ये कहाँ पर होगा? तो ये अंडमान जो निकोबार द्वीप समूह है, अंडमान निकोबार, यहाँ पर ये स्थित होगा बैरन द्वीप ज्वालामुखी।
तो पहला वाला इसमें सही हो जाएगा। दूसरा इसमें कथन है बैरन द्वीप लक्षद्वीप समूह में स्थित है, तो ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। बैरन द्वीप लक्षद्वीप समूह में स्थित नहीं है, बल्कि ये कहाँ पर हो जाएगा, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित हो जाएगा। तीसरा वाला यहाँ पे कह रहा है कि बैरन द्वीप और नारकोंडम भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी क्षेत्र है, तो ये दोनों सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है। बैरन द्वीप तो एक्टिव है, लेकिन यहाँ पर अगर हम नारकोंडम इसकी बात करें तो ये सुसुप्त यहाँ पर ज्वालामुखी होता है। सुसुप्त या इसे कहते हैं क्या, प्रसुप्त, या डोरमेंट जिसे कहते हैं प्रसुप्त, तो ये एक्टिव वोल्केनो नहीं होगा। तो यानी कि तीसरा वाला भी क्या हो जाएगा, इसमें गलत हो जाएगा, क्योंकि बैरन द्वीप तो एक्टिव है लेकिन ये वाला एक्टिव नहीं होगा, तो यानी कि तीसरा भी यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो इसमें से जो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, तो केवल और केवल कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे हमें देखना कि उपयुक्त में से कौन सा सही है, तो केवल और केवल एक ही सही हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर जो होना है वो ए यहाँ पे राइट आंसर होना है। अगला देखते हैं, इसमें 81 वाला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर एक तरफ शिखर दे रखे हैं, एक तरफ यहाँ पे पर्वत दे रखे हैं, तो यहाँ पर हमें ये विचार करना है। तो एक तरफ शिखर है, दूसरी तरफ पर्वत है। यहाँ पर अगर हम नामचा बर्वा पर्वत की बात करें तो ये कहाँ पर पड़ेगा, तो ये पूर्वोत्तर भारत में अरुणाचल प्रदेश में ये पड़ेगा नामचा बर्वा पर्वत, तो यानी कि गढ़वाल हिमालय का हिस्सा नहीं है, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये पूर्वोत्तर हिमालय में ये स्थित होगा नामचा बर्वा पर्वत। या यहाँ पर अगर हम देखें, एक व्यक्ति होता है सिडनी बुर्राड, तो इन्होंने हिमालय का जो विभाजन किया है, तो हिमालय का विभाजन किस आधार पे किया है, तो इन्होंने नदी घाटियों के आधार पे हिमालय का विभाजन यहाँ पे किया है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इन्होंने जैसे 4 भागों में हिमालय का विभाजन किया है, जैसे एक सिंधु से लेकर सतलज तक पंजाब हिमालय हो जाएगा, सिंधु से सतलज तक। उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा कौन सा, सतलज से लेकर और काली नदी तक जो हो जाएगा हिमालय, वो कुमाऊं हिमालय हो जाएगा। उसके बाद काली नदी से लेकर आगे तीस्ता तक का जो हिमालय हो जाएगा वो नेपाल हिमालय हो जाएगा। और उसके बाद तीस्ता नदी से लेकर आगे दिहांग नदी तक का जो हिमालय हो जाएगा, तो वह हो जाएगा कौन सा, असम हिमालय। तो ये 4 भागों में सिडनी बुर्राड क्या करते हैं, हिमालय का विभाजन करते हैं। तो पहला है इसमें नामचा बर्वा पर्वत, तो ये गढ़वाल हिमालय का हिस्सा नहीं होगा, तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा है यहाँ पे नंदा देवी, तो नंदा देवी कहाँ पड़ता है, तो ये उत्तराखंड में पड़ता है। तो उत्तराखंड अगर हम देखें तो किस हिमालय का हिस्सा होगा, तो यहाँ पर सिडनी बुर्राड के आधार पे ये कुमाऊं हिमालय का हिस्सा होगा, तो ये यहाँ पे सही हो जाएगा, दूसरा वाला सही है। तीसरा है नौक्रेक, तो ये नौक्रेक कहाँ पे पड़ता है, ये मेघालय में पड़ता है, और यानी कि पूर्वोत्तर में ही है, लेकिन यहाँ पर सिक्किम हिमालय के अंतर्गत ये नहीं आएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे तीसरा वाला भी गलत यहाँ पे हो जाएगा। तो एकमात्र यहाँ पे अगर हम देखें इसमें से कौन सा सही होगा, तो केवल और केवल क्या हो जाएगा सही, इसमें बी वाला या दूसरा वाला इसमें सही हो जाएगा कि नंदा देवी जो हिमालय है वो कुमाऊं हिमालय का हिस्सा है। तो इसका जो राइट आंसर होना था वो बी यहाँ पे राइट आंसर होना था, बी राइट आंसर है इसका, केवल और केवल 2 इसमें सही है। अगला इसमें 82 वाला क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार का वन सर्वाधिक वृहद क्षेत्र में पाया जाता है। तो भारत में अगर हम वनों की बात करें तो भारत में कितने प्रकार के वन होंगे, तो 5 प्रकार के वन भारत में पाए जाते हैं, जिसमें से एक सदाबहार प्रकार के वन होते हैं, सदाबहार प्रकार के वन। दूसरे यहाँ पे जैसे पर्णपाती वन होते हैं, पर्णपाती वन। ऐसे कौन से हो जाएंगे, पर्वतीय वन हो जाएंगे, पर्वतीय। ऐसे मरुस्थलीय और कांटेदार वाले होते हैं, मरुस्थलीय और कांटेदार वाले वन। और उसके बाद हो जाएंगे डेल्टाई वन या ज्वारीय वन जिन्हें कहते हैं, या मैंग्रोव वन जिन्हें कहते हैं। तो 5 प्रकार के वनों को यहाँ पे बांटा जाता है। इसमें से भारत में सर्वाधिक मात्रा में या सर्वाधिक वृहद क्षेत्र में जो वन है तो वो हो जाएंगे पर्णपाती प्रकार के वन, पर्णपाती या पतझड़ वन जिनको कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होना था वो सी राइट आंसर यहाँ पे होना था। तो ये यानी कि वर्ष में एक बार अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं, इसलिए इनको पर्णपाती वन या ये पर्णपाती वन या पतझड़ वन के नाम से भी इनको जाना जाता है। तो ये सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सदाबहार प्रकार के वन जो होते हैं तो ये एवरग्रीन फॉरेस्ट भी इनको कहा जाता है। तो ये साल भर क्या रहते हैं, ये हरे भरे रहते हैं, एक ही समय में अपनी पत्तियों को नहीं गिराते हैं। तो ये हो जाएंगे। जैसे पर्णपाती वन है तो इसमें कौन कौन से वन इसमें आते हैं, तो इसमें आ जाएंगे साल, सागौन, शीशम, चंदन, इस प्रकार के जो वन होंगे तो वो पर्णपाती वन के अंतर्गत यहाँ पे आ जाते हैं। पर्वतीय वन यानी कि ये हिमालय क्षेत्र में या उत्तर का जो पर्वतीय क्षेत्र है या दक्षिण भारत में भी जो पर्वतीय वाले क्षेत्र है वहाँ पर ये पर्वतीय वन पाए जाते हैं। ये भी ऊंचाई के अनुसार अलग अलग प्रकार के ये यहाँ पे होते हैं। मरुस्थलीय वाले वन तो ये यानी कि मुख्य रूप से राजस्थान इन क्षेत्रों में ये पाए जाएंगे, मरुस्थलीय वन या कांटेदार प्रकार के वन। डेल्टाई वन तो ये नदी क्षेत्रों के जो मुहाना है तो वहाँ पर डेल्टा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जैसे गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा। तो इस प्रकार से ये यहाँ पे पाए जाएंगे। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे होना था सी। अगला इसमें 83 वाला क्वेश्चन है। कथन ए है यहाँ पे काली मिट्टी कपास की कृषि के लिए उपयुक्त है। तो यानी कि ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे सही हो जाएगा। काली मिट्टी कपास की खेती के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त होता है। और ये काली मिट्टी जो बनती है वो किससे बनती है, तो बेसाल्ट चट्टानों के क्षरण से काली मिट्टी का निर्माण होता है।
और अधिकतर काली मिट्टी का अगर हम भारत में विस्तार देखें तो जो दक्कन वाला जो पठार है, मुख्य रूप से महाराष्ट्र गुजरात वाला क्षेत्र है, तो इन क्षेत्रों में अधिकतर काली मिट्टी यहाँ पे पाई जाती है और कपास की खेती में भी गुजरात महाराष्ट्र के प्रमुख यहाँ पे है। तो पहला वाला यहाँ पे सही हो जाएगा। दूसरा है इसमें कि कारण आ रहा है कि नाइट्रोजन, इसमें क्या होता है, नाइट्रोजन और जैव पदार्थ की प्रचुरता पाई जाती है, तो ये यहाँ पे गलत हो जाएगा। यानी कि जो काली मिट्टी होती है उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, जैव पदार्थ या ह्यूमस जिसे कहते हैं, इसकी यहाँ पर कमी पाई जाती है, प्रचुरता यहाँ पे नहीं पाई जाती है। तो भारत में जितनी भी मिट्टियाँ हैं, यानी कि 8 प्रकार की मिट्टियाँ हैं, लगभग सभी मिट्टियों में नाइट्रोजन और फास्फोरस, ह्यूमस, इसकी कमी भारत के मिट्टियों में देखने को प्राप्त होती है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो केवल और केवल कथन ए सही हो जाएगा और कारण आर यहाँ पे क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर होना था वो होना था कौन सा, सी वाला यहाँ पे सही होना था। ए सही है और आर क्या हो जाएगा, यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे होना था कौन सा, सी राइट आंसर यहाँ पे होना था, इसका राइट आंसर था सी। अगला है 84 वाला क्वेश्चन है, यह किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है। तो सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है। अगर हम देखें यहाँ पर सूर्य बीच में है, मध्य में सूर्य है और उसके अंतर्गत उसके चारों ओर परिक्रमा कर रहे हैं, पृथ्वी उसकी परिक्रमा कर रही है, तो यानी कि पृथ्वी बाहर है। तो ये किसने कहा था कि सूर्य मध्य में है और अन्य जितने खगोलीय पिंड हैं वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। तो ये कोपर्निकस के द्वारा ये कहा गया था और इसी सिद्धांत को कहा जाता है क्या, सूर्य केंद्रित सिद्धांत। यहाँ पे इसको कहा जाता है सूर्य केंद्रित सिद्धांत, या इसी को क्या कहा जाता है, इसी को जियोसेंट्रिक थ्योरी भी कहा जाता है। जियोसेंट्रिक को कहते हैं भूकेंद्रित सिद्धांत और इसको कहते हैं हीलियोसेंट्रिक थ्योरी। तो कोपर्निकस ने हीलियोसेंट्रिक थ्योरी या सूर्य केंद्रित सिद्धांत दिया था कि बीच में सूर्य है और अन्य जितने भी खगोलीय पिंड हैं वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। और ये सिद्धांत कोपर्निकस के द्वारा कब दिया गया, तो ये 1543 में ये सिद्धांत दिया गया। 1543 ईस्वी में कोपर्निकस के द्वारा ये सिद्धांत दिया जाता है। इसी के विपरीत अगर हम देखें सूर्य केंद्रित के अलावा इसमें एक आता है भूकेंद्रित सिद्धांत। भूकेंद्रित सिद्धांत, तो भूकेंद्रित सिद्धांत कौन देता है, तो ये देते हैं टॉलमी के द्वारा ये सिद्धांत दिया जाता है। तो टॉलमी कहते हैं क्या, नहीं बीच में सूर्य नहीं है, बल्कि ये कहते हैं बीच में क्या है, बीच में पृथ्वी होगी और अन्य जितने खगोलीय पिंड हैं वो सूर्य ये पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। तो इस सिद्धांत को कहा जाता है जियोसेंट्रिक थ्योरी या भूकेंद्रित सिद्धांत, जो टॉलमी के द्वारा दिया गया है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होना था वो डी यहाँ पे राइट आंसर होना था। न्यूटन की बात करें तो ये गुरुत्वाकर्षण का नियम यहाँ पे देते हैं, गुरुत्वाकर्षण की बातें करते हैं यहाँ पे। पाणिनि की बात करें तो ये व्याकरण के जनक के रूप में है और अष्टाध्यायी इनकी पुस्तक होती है, व्याकरण के जनक। उसके बाद गैलीलियो की बात करें तो ये दूरबीन के आविष्कारक होते हैं, खगोल क्षेत्र में ये होते हैं। तो इसका अगर हम देखें राइट आंसर तो डी यहाँ पे सही था। अगला देखते हैं, इसमें 85 वाला क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। यहाँ पे एक तरफ घास के मैदान दे रखे हैं, एक तरफ यहाँ पे देश दे रखे हैं। तो अगर हम देखें तो ये सभी के सभी जो घास के मैदान हैं, तो ये किस प्रकार के घास के मैदान यहाँ पे दिए गए हैं, तो ये शीतोष्ण प्रकार की घास के मैदान है। सभी के सभी अगर हम देखें तो ये शीतोष्ण प्रकार के घास के मैदान है, शीतोष्ण घास के मैदान, ये चारों के चारों। अगर हम पंपास की बात करें तो ये दक्षिणी अमेरिका में ये पाए जाते हैं, अर्जेंटीना में। तो ए का यहाँ पे क्या होना था, थर्ड यहाँ पे होना था। पुस्टेज की बात करें तो ये कहाँ पे, ये हंगरी में था, तो बी का यहाँ पे 4 होना था, ये भी शीतोष्ण घास का मैदान है। वेल्ड की बात करें तो ये कहाँ पे होना था, ये दक्षिण अफ्रीका में ये होना था। और डाउन्स की बात करें तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया होना था। तो ये सभी के सभी शीतोष्ण घास के मैदान हैं। तो इनका जो क्रम अगर हम देखें तो फर्स्ट का था यहाँ पे 3, सेकंड का था यहाँ पे 4, थर्ड का था यहाँ पे 2 और 4 का हो जाएगा 1। तो 3, 4, 2, 1 यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 3, 4, 2, 1, तो 3, 4, 2, 1 कहाँ पे आ रहा है, तो ए इसका राइट आंसर यहाँ पे था। 3, 4, 2, 1 तो ए में आ रहा है, तो ए यहाँ पे इसका राइट आंसर था। 86 वाला क्वेश्चन है, गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई है। तो गोत्र व्यवस्था या जो वंश हम कह सकते हैं, किस वंश से संबंधित है, वंश या कुल जिसे कहते हैं। तो ये जो प्रचलन में आई थी तो ये उत्तर वैदिक काल में ये आई है, ठीक है। तो ऋग्वैदिक का जो वैदिक काल है उसको भी 2 भागों में बांटते हैं, एक को कहते हैं ऋग्वैदिक काल और दूसरे को कहते हैं उत्तर वैदिक काल यहाँ पे होता है। तो जैसे ऋग्वैदिक काल है तो ये 1500 से लेकर ये 1000 BC तक यहाँ पे हो जाएगा और उसके बाद ये 1000 से लेकर और एक कब तक 600 BC तक, ठीक है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होना था वो सी यहाँ पे राइट आंसर होना था। अगला इसमें 87 वाला क्वेश्चन है, दिल्ली पर शासन करने वाले निम्न वंशों का क्रम यहाँ पे हमें लगाना है कि दिल्ली जो सल्तनत होती है तो दिल्ली सल्तनत में इनका क्रम, तो सबसे पहले आता है गुलाम वंश।
गुलाम वंश के जो संस्थापक होते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक, तो ये गुलाम वंश की स्थापना करते हैं। तो 1206 से लेकर और 1290 तक क्या होगा, यहाँ पे गुलाम वंश होगा। उसके बाद गुलाम वंश के बाद यहाँ पे कौन सा आ जाएगा, गुलाम वंश। उसके बाद आता है खिलजी वंश, तो खिलजी वंश हो जाएगा 1290 से लेकर और 1320 तक क्या हो जाएगा, यहाँ पे खिलजी वंश यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद आ जाएगा इसमें तुगलक वंश, तो ये आ जाएगा 1320 से लेकर और 1414 तक ये तुगलक वंश हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आता है कौन, सैयद वंश, तो ये आता है 1414 से लेकर और 1451 तक यहाँ पे आता है। और उसके बाद लास्ट इसमें जो आएगा 1451 से लेकर और कब तक, 1526 तक लास्ट इसमें जो इब्राहिम लोदी होता है, तो ये यहाँ पे लास्ट में लोदी वंश आ जाएगा। तो इसका जो क्रम होना था, तो सबसे पहले होना था फर्स्ट, तो फर्स्ट अगर हम देखें तो दो ऑप्शनों में है, ए और बी में। तो पहले पे पहला फर्स्ट, उसके बाद यहाँ पे आना था कौन सा वाला, दूसरा, तो दूसरा ये है, तो दोनों ऑप्शन में दूसरा है। उसके बाद 5 वाला आना था, तो यहाँ पर इसमें 5 नहीं है बल्कि इसमें 5 है, तो इसका राइट आंसर होना था बी, फर्स्ट सेकंड 5 4 और 3। तो इस प्रकार से इनका क्रम यहाँ पे होना था, तो बी यहाँ पे राइट आंसर होना था। अगला इसमें 88 वाला क्वेश्चन है। 88 वाला क्वेश्चन है कि कीर्ति कार्यक्रम का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। तो कीर्ति कार्यक्रम की अगर हम बात करें तो ये किससे संबंधित होगा, ये संबंधित होगा युवाओं से या खेल से। तो ये है कीर्ति, उसका संबंध है क्या, इसकी फुल फॉर्म अगर हम देखें तो इसका फुल फॉर्म है क्या, खेलो इंडिया राइजिंग और राइजिंग क्या हो जाएगा, खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट, खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। तो ये कार्यक्रम अगर हम देखें तो ये कब से शुरू होता है, तो इसकी शुरुआत होती है 11 मार्च 2024 से ये शुरू होता है, 11 मार्च 2024 से ये शुरू हो जाएगा। तो इसके क्या क्या उद्देश्य हैं, तो पहला है इसमें देश भर में प्रतिभा की तलाश करना और खेलों के माध्यम से युवाओं को नशे से दूर रखना, तो ये खेलों से संबंधित है, तो पहला वाला इसमें सही हो जाएगा। दूसरा वाला है कि बी है इसमें 9 से 18 वर्ष की आयु के एथलीटों की पहचान करना है, तो ये भी यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा कि 9 से जो 18 वर्ष के आयु के हैं तो उन एथलीटों की यहाँ पे पहचान करनी है, तो ये सही हो जाएगा। तीसरा वाला है स्कूली बच्चों को शारीरिक शिक्षा में शामिल करना, तो ये इसमें नहीं होगा, तो इसका जो राइट आंसर होना था वो ए और बी दोनों सही है, तो डी यहाँ पे इसका राइट आंसर होना था। अगला है इसमें कृष्ण देव राय ने अमुक्त माल्या की रचना किस भाषा में की थी, तो ये विजयनगर साम्राज्य के होते हैं ये, और इन्होंने जो अमुक्त माल्या काव्य की रचना की है तो तेलुगु भाषा में करते हैं, तो इसका जो राइट आंसर होना था वो सी यहाँ पे राइट आंसर होना था। अगला इसमें 90 वाला क्वेश्चन है, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है। तो भारतीय शिक्षा का अगर हम मैग्ना कार्टा की बात करें तो भारतीय शिक्षा का जो मैग्ना कार्टा कहते हैं वो वुड के घोषणा पत्र को कहते हैं, तो इसका राइट आंसर यहाँ पे ये होना था, ए वाला राइट आंसर है। 1854 में जो चार्ल्स वुड हैं उन्होंने ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके निदेशक मंडल को एक शिक्षा से संबंधित एक घोषणा पत्र तैयार करके भेजा था, और उसमें शिक्षा के लिए अलग अलग प्रावधान वहाँ पे किए जाते हैं, तो इसीलिए वुड के घोषणा पत्र को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मैग्ना कार्टा यानी कि जहाँ पर भी अधिकारों की बात आती है तो वहाँ पर मैग्ना कार्टा शब्द प्रचलन में वहाँ पे आता है, तो वुड के घोषणा पत्र को ही भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। यहाँ पर अगर हम चारों को देखें तो सभी के सभी शिक्षा से संबंधित यहाँ पर होते हैं, लेकिन जो मैग्ना कार्टा कहा जाएगा वो वुड के घोषणा पत्र को ही कहा जाएगा। दूसरा है यहाँ पे हंटर आयोग का प्रतिवेदन, तो ये यानी कि ये शिक्षा के विकास से संबंधित यहाँ पर ये भी होता है, और ये लॉर्ड रिपन के समय में हंटर आयोग गठित किया जाता है, तो ये तीसरा है इसमें रेले आयोग, तो रेले आयोग ये 1902 में बनता है और ये विश्वविद्यालयों से संबंधित होता है, विश्वविद्यालयों से संबंधित। तीसरा है अगला इसमें सैडलर आयोग, तो ये 1917 का है और ये स्पेशली किसके लिए ये आता है, तो ये कलकत्ता जो विश्वविद्यालय होता है, कलकत्ता विश्वविद्यालय के लिए इसको लाया जाता है। तो सभी के सभी शिक्षा से संबंधित हैं, लेकिन इसका जो राइट आंसर होना था वो ए यहाँ पे राइट आंसर होना था। अगला इसमें 91 वाला क्वेश्चन है, भारत के स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में निम्न घटनाओं पर विचार कीजिए। तो हमें बताना है कि भारत का जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, तो ये घटनाएं अगर हम पहला देखें इसमें स्वराज पार्टी की स्थापना, तो इसकी स्थापना होती है कब, 1923 में, 1923 में, और कौन कौन करते हैं, तो चित्तरंजन दास हो गया और दूसरे हो जाते हैं कौन से, मोतीलाल नेहरू। तो ये दोनों के दोनों इलाहाबाद या प्रयागराज जो है तो वहाँ पर स्वराज पार्टी की स्थापना ये यहाँ पर करते हैं 1923 में। अगला हम देखते हैं गांधी इरविन समझौता, तो ये होता है कब, 5 मार्च 1931 को गांधी जी और इरविन के मध्य समझौता यहाँ पे होता है। उसके बाद मैकडोनाल्ड घोषणा, सांप्रदायिक पंचायत, या इसी को क्या कहते हैं, कम्युनल अवार्ड, इसी को कहते हैं कम्युनल अवार्ड।
ठीक है, या सांप्रदायिक पंचांग या मैकडोनाल्ड घोषणा, तो ये 3 अलग अलग नाम यहाँ पर इसके आते हैं। तो ये कब का आता है, तो ये 16 अगस्त 1932 का ये आता है। और इसके तहत क्या किया जाता है, दलित वर्ग को भी आरक्षण या पृथक निर्वाचक मंडल यहाँ पे प्रदान किया जाता है। तो ये यहाँ पर इनका अगर हम क्रम लगाना है तो सबसे पहले आना था इसमें कौन सा, फर्स्ट, उसके बाद आना था इसमें सेकंड, और उसके बाद थर्ड। तो 1 2 3 इसका राइट आंसर होना था यहाँ पे, तो ए यहाँ पे इसका राइट आंसर होना है। अगला देखते हैं, इसमें 92 वाला क्वेश्चन है, भारत में शून्य आधारित बजट की किस वर्ष के वार्षिक बजट में अपनाया गया था। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो बी यहाँ पे राइट आंसर होना था। 1987-88 के समय में, इस समय प्रधानमंत्री की बात करें तो कौन इस समय पीएम रहेंगे, तो राजीव गांधी के समय में शून्य आधारित बजट की अवधारणा यहाँ पे शुरू की जाती है। अब ये शून्य आधारित बजट क्या है, तो यानी कि जब भी नया बजट शुरू किया जाएगा तो उसका शुरू से यानी कि शून्य से शुरू करके बजट को तैयार किया जाता है। तो वो यहाँ पर होगा। तो 1987-88 में अगर इसकी बात करें कहाँ सबसे पहले शुरू होते हैं, तो यूएसए से इसकी शुरुआत होती है। और इसके जनक के रूप में अगर हम देखें शून्य आधारित बजट के जनक, तो पीटर पायर क्या होते हैं, इसके क्या होते हैं, जनक होते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो बी यहाँ पे इसका क्या था, राइट आंसर था। अगला है इसमें 93 वाला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से रेपो रेट का सही अर्थ दर्शाता है। तो रेपो रेट यानी कि आरबीआई के द्वारा ये मौद्रिक नीति जब तैयार की जाती है तो मौद्रिक नीति के अंतर्गत ही रेपो रेट भी यहाँ पे तय होता है। तो ये कौन से उसमें होगा, तो पहला इसमें वह दर जिस पर आरबीआई बैंक की सरकारी प्रतिभूतियां बेचता है, तो यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। दूसरा है बैंकों द्वारा आरबीआई से रुपये उधार लेने की दर है, तो ये यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि जो आरबीआई होता है वो वाणिज्यिक जो बैंक होते हैं उनको जो ऋण उपलब्ध करवाता है, जिस दर पर ऋण उपलब्ध करवाता है उसी को ही क्या कहते हैं, रेपो रेट वहाँ पे कहा जाता है। और एक होता है रिवर्स रेपो रेट, आरआरआर जिसे कहते हैं। तो रिवर्स रेपो रेट क्या होगा, तो जब आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों से ऋण लेगा तो उसे जिस दर पे लेता है तो उसे रिवर्स रेपो रेट वहाँ पे कहते हैं। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे होना था क्या, बी। अगला इसमें 94 वाला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय समुद्र पानी में यानी कि अंतर्राष्ट्रीय जो समुद्र है, भारतीय मछुआरों द्वारा पकड़ी गई जो मछलियां होती हैं निम्न में से किसकी जीडीपी का हिस्सा है। तो अगर हम अंतर्राष्ट्रीय समुद्र या भारत के अंतर्गत जो पानी वाला क्षेत्र है, समुद्र वाला जो क्षेत्र है, तो उसके अंतर्गत अगर कोई भारतीय मछली पकड़ता है तो वो जो जोड़ा जाता है वो भारत की जीडीपी में ही जुड़ा जाता है। तो यानी कि इसका राइट आंसर यहाँ पे होना था क्या, बी राइट आंसर होना था। जीडीपी यानी कि जिसे कहते हैं ग्रॉस डेवलपमेंट प्रोडक्ट जिसे कहते हैं, या सकल घरेलू उत्पाद जिसे कहते हैं। तो ये क्या होता है, एक देश की सीमा के अंतर्गत जितना भी क्या हो रहा होगा, एक वित्तीय वर्ष में उत्पादन हो रहा होगा और उसका जो मार्केट प्राइस होगा तो वही जीडीपी कहलाता है। लेकिन यहाँ पर जो अंतर्राष्ट्रीय समुद्र है, तो अंतर्राष्ट्रीय समुद्र यानी कि भारत से बाहर वाला क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय समुद्र या भारत के अंतर्गत पानी वाला क्षेत्र है। तो यहाँ पर जितना भी भारतीय लोगों के द्वारा जो मछलियाँ वगैरह पकड़ी जाती हैं तो वो भी किस में जुड़ जाती है, वो भारत की जीडीपी में ही जुड़ेंगी। तो बी इसका राइट आंसर होना था। अगला इसमें निम्न में से राउटर का कार्य क्या है, तो राउटर क्या करता है, तो राउटर नेटवर्कों को जोड़ता है। तो इसका राइट आंसर होना था यहाँ पे ए, नेटवर्कों को जोड़ता है। अगला इसमें 96 वाला क्वेश्चन है, एक्सेल स्प्रेडशीट की मूल इकाई जहां पर डाटा एंट्री की जाती है कहलाती है, तो उसे क्या कहते हैं, तो इसका सी राइट आंसर यहां पे होना था, उसे सेल कहते हैं। अगला इसमें 97 वाला क्वेश्चन है, 97 वाला क्वेश्चन है, भारत में रामसर स्थलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो रामसर स्थल आपको पता होंगे, रामसर स्थल क्या है, तो ये ईरान का शहर है रामसर, ईरान का शहर है रामसर। और यहाँ पर क्या किया गया था, जो आर्द्र भूमि है, वेटलैंड है, यानी कि जहाँ पर पानी और दलदल वाला इस प्रकार से जो क्षेत्र है, तो उन आर्द्र भूमि को इस सूची में शामिल किया जाता है। तो यहाँ पर एक बैठक हुई थी 2 फरवरी 1971 को, और इसी के तहत यानी कि रामसर स्थलों को जो भी इस प्रकार के वेटलैंड होंगे उनको इस सूची में स्थान दिया जाता है। तो पहला इसमें वर्तमान में भारत में 89 रामसर स्थल है। तो अभी हाल ही में 2 नए रामसर स्थल यहाँ पे जुड़ गए हैं। तो यानी कि पहले 89 थे अभी कुछ समय पहले, लेकिन यहाँ पर 2 और जुड़ गए हैं, राजस्थान क्षेत्र के 2 जुड़ गए हैं। तो यानी कि अब वर्तमान में अगर हम देखें तो वर्तमान में जून 2025 में अगर हम देखें तो रामसर स्थलों की जो संख्या हो जाएगी वो 91 यहाँ पे हो जाएगी। तो पहला वाला कथन क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये गलत हो जाएगा। कुछ समय पहले 89 थे लेकिन वर्तमान में 91 हो गए हैं, तो ये पहला वाला गलत हो जाएगा। दूसरा है यहाँ पे भारत की पहली रामसर साइड चिल्का झील है, तो ये यहाँ पर सही हो जाएगा। चिल्का झील 1981 में यहाँ पे जुड़ती है, और चिल्का झील के अलावा इसमें एक और जुड़ता है केवलादेव राजस्थान में जो पड़ता है, तो ये भी 1981 में जुड़ता है। तो पहला दूसरा वाला जो कथन हो जाएगा यहाँ पे ये सही हो जाएगा कि भारत की पहली रामसर साइड चिल्का झील यहाँ पे है। तो केवल और केवल इसमें दूसरा कथन ही यहाँ पे सही है, यानी कि पहला वाला इसमें गलत हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम देखें तीसरा इसमें ऑप्शन होगा
तीसरा है, अच्छा 2 ही है इसमें, तो उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो केवल और केवल इसमें जो सही होगा वो दूसरा वाला सही होगा, तो बी इसका राइट आंसर यहाँ पे होना था, केवल और केवल बी यहाँ पे सही है। अगला इसमें 98 वाला क्वेश्चन है, भारत लगातार चौथे साल भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार कौन सा है, कौन सा देश बना है? तो सी इसका राइट आंसर यहाँ पे होना था, अमेरिका यहाँ पे हो जाएगा। 99 वाला क्वेश्चन है, सकल घरेलू उत्पाद या जिसे जीडीपी कहते हैं, जीडीपी के लिए नया आधार वर्ष कौन सा होगा? अभी तक जो आधार वर्ष चलता है, तो अभी वर्तमान में 2011-12 ही बेस ईयर यहाँ पे चलता है आधार वर्ष, लेकिन आगे चलकर इसमें जो 2026 है, 2026 से जो जीडीपी के लिए जो आधार वर्ष होगा तो वो चेंज हो जाएगा और ये हो जाएगा 2022-23, यानी कि इसका जो राइट आंसर होना था यहाँ पे डी, यहाँ पे इसका राइट आंसर होना था। और लास्ट से इसमें लास्ट वाला क्वेश्चन है यहाँ पे, वह प्रोग्राम जो कंप्यूटर से अवांछनीय फाइल्स को हटाता है तो उसे क्या कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर यहाँ पे होना था तो वो होना था कौन सा? इसका राइट आंसर होना था डिस्क क्लीन अप, तो यानी कि ए इसका राइट आंसर था, ए वाला इसमें सही था। ठीक है, ओके।